नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं खरा सौदा। मैं हूं सृष्टि शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक। और अगले 2.5 घंटे मैं, अभिषेक और डिम्पी आपके साथ बने रहेंगे, जहां पर आज के लिए क्या होनी चाहिए आपकी बाजार पर रणनीति, वो तो डिस्कस करेंगे ही। इसी के साथ साथ हमारे तमाम एक्सपर्ट्स भी पैनल में कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे। पर हफ्ते की हो चुकी है नई शुरुआत और ओवर द वीकेंड जो है, क्योंकि एक लंबा वीकेंड रहा, फ्राइडे को क्योंकि छुट्टी थी, कई सारी न्यूज फ्लो रही जहां पर भारत को लेकर ब्रोकरेजेस की पॉजिटिव रिपोर्ट भी आई। पर आइए सबसे पहले आपके सामने रख देते हैं वो 4 बड़े ट्रिगर्स जहां पर है बाजार की नजर। पर गौर करने वाली बात यह भी है कि ओवर द वीकेंड जिस ब्रोकरेज हाउसेस की मैं बात कर रही थी, चाहे आप CLS ले लीजिए या फिर जेफरीज ले लीजिए, दिग्गज FIIs ने यह जरूर बोला है कि जो चाइना और इंडिया का जो ट्रेड ऑफ चल रहा था, कहीं ना कहीं वहां पर जो है इंडिया पे फिर से उनका भरोसा आ चुका है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी थोड़ी नेगेटिव शुरुआत के संकेत जरूर दे रहा है, पर ये ध्यान में जरूर हम रखेंगे कि आज किस तरीके से प्राइस एक्शन हम देखते हैं। आइए सबसे पहले 4 बड़े ट्रिगर्स की बात करें तो ग्लोबल मार्केट से क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं, जहां पर डाउ जोन्स और नैस्डैक में गिरावट देखने को मिली और साथ ही साथ फिलहाल गिफ्ट निफ्टी भी 100 अंक नीचे खुलने की तैयारी दिखा रहा है। FIIs में कैश मार्केट में जो है उनकी बिकवाली जारी है। नवंबर में अब तक अगर देखें तो लगभग 29,530 करोड़ की बिकवाली जो है उन्होंने कर दी है। नतीजों के लिहाज से भी कुछ एक स्टॉक्स आज फोकस में जरूर रहेंगे, जहां पर हीरो मोटोकॉर्प और ग्लेनमार्क फार्मा के अच्छे नतीजे जरूर आए हैं और ग्रासिम ने निराश जरूर किया है। पेंट कारोबार में तो तेजी जरूर रही, पर साथ ही साथ केमिकल कारोबार में वीकनेस के चलते नतीजे अनुमान से कमजोर दिखे। पर आज सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पर भी नजर रखिए, क्योंकि एक बार फिर से गैस आवंटन में एक बड़ी कटौती की गई है। ऐसे में IGL और MGL साथ ही गुजरात जैसी कंपनीज के मार्जिन पर असर आ सकता है अगर उन्होंने प्राइस हाइक नहीं लिए तो आज एक नेगेटिव प्राइस एक्शन की उम्मीद जरूर लगा रहे हैं IGL और MGL जैसे स्टॉक से। चलिए, ये कुछ क्यूज है जहां पर आपको रखनी है नजर और आगे कुछ ही देर में आपको ये भी बताएंगे कि खबरों के लिहाज से और ब्रोकरेजेस के रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं। पर सबसे पहले जानना जरूरी हो जाता है कि ग्लोबल मार्केट से क्या कुछ संकेत देखने को मिल रहे हैं। अभिषेक, वेरी गुड मॉर्निंग। आपसे ही समझना चाहेंगे क्या कुछ बड़ी खबरें सामने आई हैं ग्लोबल बाजारों से रिलेटेड और अभी फिलहाल एशियाई बाजारों का क्या कुछ हाल है। सिस्टर गुड मॉर्निंग। देखिए, गिफ्ट निफ्टी को अगर आप देख रही होंगी तो संकेत आज भी ठीक नहीं है। हालांकि अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था 100 अंकों के आसपास की गिरावट थी, वो गिरावट रहेगी 75 अंकों के आसपास की। लेकिन अमेरिकी बाजारों में जो राष्ट्रपति चुनाव के बाद की जो रैली थी उस पर ब्रेक लग चुकी है। वो पार्टी ऑलमोस्ट अभी तक तो ओवर दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछले 2 दिन में डाउ जोन्स में करीब 500-550 अंकों के आसपास की गिरावट आ गई है। और शुक्रवार का जो सत्र रहा वो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के लिए बहुत बुरा रहा, क्योंकि नेस्डेक में करीब हमने 2.25% के आसपास की गिरावट देखी है और 427 अंक नीचे बंद हुआ है नेस्डेक। S&P 500 में भी कमजोरी रही और जो स्मॉल कैप इंडेक्स है रसेल 2000, वहां पर भी हमने 1.25% के आसपास की नरमी देखी है। वजह क्या है? दरअसल जो US फेड के चेयरपर्सन जेरोम पावेल की एक स्पीच होनी थी डलास में, टेक्सास में, और उम्मीद थी कि शायद रेट कट को लेकर वो कुछ बोलेंगे और उन्होंने बोला भी। उन्होंने ये कहा कि US फेड दरें घटाने को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, क्योंकि इकोनॉमी की स्थिति मजबूत है, लेबर मार्केट भी ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, इसके चलते कोई जल्दबाजी वाली स्थिति नहीं बनेगी। तो ये थोड़ा निवेशकों में सेंटिमेंट के लिहाज से थोड़ी सी नेगेटिव चीज जरूर रही, क्योंकि लोग उम्मीद करके चल रहे हैं कि आधे % के रेट कट आए थे US फेड की तरफ से, आगे अब ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, क्वांटम क्या होगा, इसको लेकर थोड़े से एक सवालिया निशान नियर टर्म में जरूर लगते दिख रहे हैं और सेंटिमेंट को प्रभावित किया है इस स्टेटमेंट ने। उसके चलते हमने कमजोरी US में देखी है। लेकिन अगर हम एशिया की बात करें, चाल यहाँ पर मिली जुली है। कुछ अहम आंकड़े भी आने हैं एशिया में, जैसे कि इस हफ्ते जापान में इन्फ्लेशन के डेटा आएंगे, जापान के ट्रेड के डेटा आएंगे, कल आएंगे चीन के लोन प्राइम रेट यानी कि LPR के आंकड़े आएंगे बुधवार को। उसके पहले हम देख रहे हैं कि निकेई जो कि जापान का इंडेक्स है वहां पर थोड़ी सी कमजोरी है। लेकिन अगर आप हांगकांग को देखिए, चाइना को देखिए, वहां पर आधे % के आसपास की मजबूती पर कारोबार हो रहा है। कोरिया आउट परफॉर्म कर रहा है, आप देखेंगे कोरिया के बाजार में करीब 2% के आसपास की मजबूती इस वक्त है। तो
एशिया से संकेत मिले जुले हैं, लेकिन अपने लिए जो मैटर करता है वो है गिफ्ट निफ्टी। वहां से थोड़ी सी कमजोरी के संकेत हैं और इसकी वजह साफ साफ है, अर्निंग्स का सपोर्ट मिला नहीं। निफ्टी के 50 नतीजे आ गए हैं, हीरो मोटो के भी नतीजे आ गए, ग्रासिम के भी नतीजे आ गए, तो 50 की लिस्ट पूरी हो गई है और वहां से एक्साइटमेंट वाली चीज निकल के नहीं आई, बाजार वहां से निराश हुए हैं। और दूसरी चीज, एफआईएस की बिकवाली लगातार चल रही है। गुरुवार के सत्र में भी, शुक्रवार को तो बाजार बनता, गुरुवार को भी एफआईएस ने बिकवाली की है 1850 करोड़ रुपए के आसपास की, यानी कि 27 सितंबर से लेकर अब तक ऑलमोस्ट अब कुछ दिनों में हम कहेंगे कि 2 महीने हो गए और एक भी दिन एफआईएस की तरफ से खरीदारी का आंकड़ा नहीं आया है। हालांकि बस एक चीज आप कह सकती हैं, अगर आप राहत के तौर पर खोजना चाहें तो जो गुरुवार को एफआईएस की बिकवाली का आंकड़ा है वो 1 नवंबर के बाद सबसे छोटा है। 1850 करोड़ रुपए के आसपास के फिगर आए हैं। आपको याद होगा 1 नवंबर को करीब 200 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली हुई थी, तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये रिवर्स चीजें होने वाली हैं, लेकिन ये चिंताएं निश्चित तौर पर बने रहेगी। और इस हफ्ते की बात करें, एनटीपीसी ग्रीन समेत कुछ आईपीओस पर भी बाजार की नजर रहेगी। तो चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि पिछले हफ्ते चूंकि निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक में 2.5% से ज्यादा की गिरावट हमने देखी है और मिड कैप स्मॉल कैप का हाल तो और ज्यादा बुरा रहा है। हालांकि एक ट्रंकेटेड वीक था, छोटा सा हफ्ता था। यह हफ्ता भी अगर हम ट्रेडिंग डेज के लिहाज से बात करें तो उतना ही बड़ा है जितना कि पिछला हफ्ता, यानी कि 4 ट्रेडिंग सत्र हैं इस हफ्ते भी। तो डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। पहले एफआई से शुरुआत कर लेते हैं और उसके बाद हम निफ्टी बैंक की बातचीत करेंगे। आंकड़ा थोड़ा सा हम कैश में देख रहे हैं, थोड़ा सा कम हुआ है डिम्पी। 1850 करोड़ रुपए की बिकवाली हुई है। हालांकि डीआईएस की तरफ से लगातार ऑफसेट हो रही हैं चीजें, मतलब ठीक ठाक ढंग से। आप जरा ये बताइए कि एफएनओ के आंकड़े एफआईएस के क्या कह रहे हैं और लॉन्ग होल्डिंग से क्या संकेत मिल रहा है आज के लिए? देखिए, एफआईएस का नंबर इसलिए भी कम हो रहा है, हमने 1-2 दिन पहले भी इसके बारे में बात की थी, क्योंकि ऑलरेडी वो काफ़ी हद तक शॉर्ट है सिस्टम में। अब बहुत बड़े क्वांटम के साथ वो शॉर्ट करेंगे ऐसा लगता नहीं है। अगर वो बहुत बड़ा हिस्सा, यानी कि बहुत बड़ी क्वांटिटी, क्वांटम जिसको हम कहते हैं, अगर उसके साथ शॉर्ट करते हैं तो एवरेजेस जो लॉन्ग शॉर्ट की चलती है मार्केट में वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। ऑलरेडी वो डिस्टर्ब है वैसे ही, लो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इसलिए नंबर आपको घटते हुए क्रम में दिखेंगे, बट स्टिल अभी भी सेलिंग है। आप ये चीज़ नोटिस कीजिए, अभी भी सेलिंग है। और ये अक्टूबर के महीने से शुरू हुई थी, जब हमने हैवी डाटा लेके आए थे अंदर सिस्टम में, और उसके बाद से नॉन स्टॉप ये बिकवाली का आंकड़ा आपको कैश मार्केट में दिख रहा है। अब मैं सिर्फ खाली एफ&ओ पे ही आप एक के पॉइंट ऑफ व्यू से और कैश मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से 1-2 पॉइंट और जोड़ देता हूँ इसके अंदर। देखिए, इस तरह के मार्केट के साथ साथ हमने 200 दिनों की एवरेज के नीचे क्लोज़ किया है, ध्यान रखा जाए। इंडेक्स ऑप्शंस में हम पिछले 3-4 दिनों से प्लस की फिगर ला रहे थे, लेकिन लास्ट का जो सेशन हुआ, यानी कि थर्सडे का सेशन हुआ या उससे पहले बुधवार का सेशन हुआ, एक तो वो वीकली एक्सपायरी को ख़त्म कर रहा है। वीकली एक्सपायरी ख़त्म होने से क्या है कि आपके पास एक बड़ा हिस्सा मार्केट में से निकल गया बैंक निफ्टी का। अब आपके पास सिर्फ ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए बैंक निफ्टी का एक ही सीरीज़, एक ही कॉन्ट्रैक्ट रह गए हैं। दूसरा, धीरे धीरे करके निफ्टी के अंदर भी सिंक्रोनाइजिंग अच्छे से हो जाएगी, ऐसी सेंसेक्स के साथ भी होगा। कहने का मेरे मतलब ये है कि एफआईज हैं, जो एफ&ओ में काम करते हैं, उनका बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चरल चेंजेस उनको भी फील हो रहा है, क्योंकि ये क्वांटम इतना बड़ा, आप देश की नहीं, आप वर्ल्ड की सबसे बड़ी एक्सचेंजेस हो कॉमर्स इसमें, डेरिवेटिव्स मार्केट्स में, इसलिए वहाँ पे जो कुछ भी होगा उसका इम्पैक्ट आएगा। आपको ध्यान होगा, जब से वीकली ये ऑप्शंस आई मार्केट के अंदर या डेरिवेटिव को रिलैक्सेशन दी गई, इंडियन मार्केट बहुत ज़ोर से चला, क्योंकि हर तरह का पैसा मार्केट के अंदर आया। तो इसलिए पहला पॉइंट, ये जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहा है, ये मार्केट इसको कितने अच्छे से अब्जॉर्ब करता है, उसके लिए इसको समय चाहिए। मैंने एक बार भी नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड नहीं बोला, मेरा कहने का मतलब सिर्फ एब्जॉर्ब करना है। वो एब्जॉर्ब कितनी अच्छे से करता है, उसके लिए मार्केट को समय चाहिए। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा समय देने के पक्ष में हूँ कि बाज़ार में जो, और अगर मान लीजिए तेज़ी आती भी है तो वी शेप रिकवरी नहीं आनी चाहिए, वो यू शेप रिकवरी होनी चाहिए। वी शेप रिकवरी के अंदर फिर से वही प्रॉब्लम जस की तस रह जाएगी, आपको वापस आना पड़ेगा नीचे। जैसे पिछली बार भी आए 24,200-300 से वापस आए, तो आपको 23,500 फिर से देखना पड़ गया। तो ये पॉइंट तो नोटिसेबल है कि आपको यू शेप रिकवरी की रिक्वायरमेंट होगी भी, और वो भी स्लो होनी चाहिए, एक मैक्रो लेवल मैंने बताया। दूसरा, ऑप्शंस का जो नंबर आ रहा है वो बैक टू बैक प्लस का आना चाहिए था, वो नहीं आया। वो जो कि -13,000 करोड़ का नंबर है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि अनवाइंडिंग के सिचुएशन को बता रहा है, और हमने ना 200 दिनों की एवरेज को भी ब्रेक किया हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई हैं। एक और पॉइंट्स भी आपको बताता हूँ, शरब तो आपको याद भी होगा वो पॉइंट्स। एफआईज की जो होल्डिंग है उसमें तो कोई मेजर चेंजेस नहीं है, वो तो सिर्फ 22% के आसपास ही है। आई रिपीट माई सेल्फ, एफआईज की होल्डिंग में किसी तरह का कोई खास चेंज नहीं है, वो 22% पे है।
रिटेल की होल्डिंग जो है ना वो 68% पर पड़ी हुई है। ये एक मेजर प्रॉब्लम है जो चेंज ऑफ हैंड्स नहीं हो रहा। आप इसी से अंदाज़ा लगा लो, एक प्लेयर तो बिल्कुल सुप्त अवस्था में है, वो है DIs, वो 45% पे जस का तस है, वो आपके कैश इज इक्वल टू कैश को मैच कर रहा है, यानी कि FIs के कैश की सेलिंग को DIs के कैश की एब्जॉर्प्शन हो रही है। लेकिन जैसे आप डेरिवेटिव्स मार्केट्स में जाते हैं वहाँ पे दिक्कत होती है। अब मैं जरा FIs के पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ, शायद आप मेरे को मालूम नहीं आपने डिस्कस किया कि नहीं उसको, वो है CLSA का स्टांस। CLSA की रिपोर्ट्स आपको पता है हर ट्विटर हैंडल पे आगे पीछे घूमी और वो ये बार बार यही कह रही हैं कि भी इंडिया भी उनकी लिस्ट में है, वो वापस भारत आएंगे। फिर दूसरा एक और ब्रोकिंग हाउसेस की तरफ से भी हमको व्यू पॉइंट पता लगा, उन्होंने भी भारत को लेकर वापस से अपने स्टांस में पॉजिटिवनेस दिखाई है। आई होप सो कि ये जो CLSA का पॉइंट्स चल रहा है या फिर दूसरे ब्रोकिंग हाउसेस का पॉइंट्स चल रहा है, ये अगर इंडिया के पक्ष में आ जाएं, आई रिपीट क्योंकि FIs का ही मामला है, ये अगर इंडिया के पक्ष में आ जाएं तो आपकी 60% प्रॉब्लम्स जो मार्केट की हैं वो काफ़ी हद तक एड्रेस हो जाएंगी। अभी भी मैंने 40% की प्रॉब्लम्स को छोड़ दिया जो कि ग्लोबल मार्केट्स के और आपके इन्फ्लेशन की और आपके फेड चेयरपर्सन ने जो कहा वो सब कुछ के अंदर मैं जोड़ देता हूँ, लेकिन फिर भी 60% ऑफ द प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो सकती हैं अगर भारत पे जो उन्होंने बात रखी है CLSA ने वो इंडियन मार्केट्स में वापस आएँ या एक दो बड़े ब्रोकिंग हाउसेस वो वापस इंडिया में वापस आ जाएं, जिनको हम टिपिकली FIs कहते हैं। अगर वो वापस लौट के आते हैं इंडिया में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसी की हमें सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि हॉट मनी सिस्टम में नहीं है, इसलिए कोल्ड मनी अपना काम नहीं कर पा रही है। तो ये एक हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट में से एक बनता है। रही बात लेवल्स की तो अभी मैं आपके सामने रख दूंगा, लेकिन होल्डिंग्स में कोई चेंजेस नहीं है। आज भी 22%, 68% रिटेल के पास और 45% FIs DIs के पास पड़ा हुआ है। बट आई रिपीट, CLSA वाला जो पॉइंट मार्केट के अंदर आया है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको रिपोर्ट के हम थोड़ा और विस्तार करके भी बता देंगे आगे भी, और कोशिश करेंगे किसी एनालिस्ट को भी जोड़ के एक बार जरा आपसे उस रिपोर्ट के बारे में पूरी डिटेल ले लें। और लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं, द CLSA पॉइंट। और जेफरीज दोनों ही ओवर द वीकेंड जो है पॉजिटिव रिपोर्ट और पॉजिटिव नजरिए के साथ उतरे जरूर, पर इस बीच डिम्पी निफ्टी पर खास तौर से सबसे पहले समझना चाहेंगे कि क्या कुछ लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि फ्राइडे के सत्र में हालांकि थोड़ी सी बिकवाली या थोड़ी सी गिरावट जरूर रही, अभी भी गिफ्ट निफ्टी एक कमजोर शुरुआत के संकेत दे रहा है। तो क्या इस गैप डाउन में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए बाइंग के लिए? कैसे देख रहे हैं आप निफ्टी 50 के ट्रेड को आज के लिए? देखिए सृष्टि, लेवल्स की बात इसलिए नहीं हो रही है अब ख़राब हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि आपने 200 दिनों की एवरेज को भी तोड़ दिया। पहले आपके पास क्या था कि हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ सपोर्ट होता था। जो 200 दिनों की एवरेज थी वो थी 23,555 और आप बंद हुए हैं 23,532 पे। इसका मतलब आप 200 दिनों की एवरेज के भी नीचे जाके बंद हुए हैं, और ये पहली बार हुआ है, हाँ, कई सालों में, महीनों में ये पहली बार हुआ है कि आप 200 दिनों के एवरेज के नीचे जाके बंद हुए हैं। क्या नीचे बंद होना अपराध है? नहीं, अपराध नहीं है, लेकिन ये ख़राब सेंटिमेंट का सूचक है। ये उसका रिप्रेजेंटेशन है कि देखिए आप कितने एफर्ट्स कर रहे हो, मैं आपको कहाँ पे लाके कहाँ से कहाँ धकेल के ले आया। मैंने आपके 10 दिन के एवरेज, 20 दिन के एवरेज, 50 दिन के एवरेज, 200 दिनों के एवरेज को भी तोड़ दिया। टेक्निकल्स में 200 दिनों के एवरेज के बाद टिपिकली कोई बड़ी एवरेज होती भी नहीं और कोई दिखता भी नहीं है, तो ये लास्ट एवरेज होती है, इसलिए इसको इन्वेस्टर एवरेज या इसको उस तरह की एवरेज कहा जाता है कि अगर ये मेंटेन रहती है तो कोई खास दिक्कत नहीं है। तो 200 दिनों के एवरेज नीचे जाके बंद हुए हैं। दूसरा पॉइंट, आप खुद स्क्रीन से चेक कर लो, आप मेरी बात छोड़ ही दो, आप स्क्रीन से चेक कर लो, कहीं भी आपको पुल बैक का कोई एफर्ट्स करते हुए मार्केट आपको दिखता है? कहीं से कुछ ऐसा दिखता है? गैप डाउन को अच्छे से प्ले करता है, पुल बैक आता नहीं, और गैप अप को वो जल्दी फिजल आउट कर देता है। यानी कि जैसी गैप मिलेगा अप का, उसको खोल तो देगा ऊपर, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके नीचे ले आएगा। ये ताकत की कमज़ोरी की सबसे पहली निशानी है। ये कमज़ोरी है मार्केट के अंदर, उसके पास ताकत नहीं है। ताकत कहाँ से आएगी? आपको बड़ा पैसा चाहिए। बड़ा पैसा किसके पास है? बोले FIs के पास है, उनका पैसा चाहिए। बोले एक और पैसा, एक और तरीके से हो सकता है, गवर्नमेंट कोई ऐसा काम कर दे या ऐसा कोई स्टेटमेंट दे दे, चाहे देश के प्रधानमंत्री दें, चाहे वित्त मंत्री दें, या कोई और दे,
ऐसी स्टेटमेंट दी जो मार्केट को ढांढस बनाए। देखिए आपको चिंता करने की बात नहीं है। मैं कल एक फंक्शन में था रात को, तो वहाँ पे एक सज्जन मेरे सामने बैठे थे, उन्होंने मेरे से कहा कि आप मार्केट में और कितनी गिरावट लगती है, ऊपर तो आ ही जाएगा ना। मैं कहा सर ऊपर तो आना ही है मार्केट को, लेकिन कितनी गिरावट लगती है इसको क्वेश्चन इसका आंसर ढूंढना मुश्किल है। ये बात तो तय है कि मार्केट ऊपर आ जाएगी, आज नहीं तो 2 साल बाद आएगी, 1 साल बाद आएगी, आ तो जाएगी ऊपर। लेकिन आपका जो समय खराब हो रहा है, आपका पैसा खराब हो रहा है, आपकी अपॉर्चुनिटी खराब हो रही है, आपको दिक्कत हो रही है, वो आपको थोड़ा पॉजिटिवनेस में कन्वर्ट करना होगा। इस दिक्कत को, इस गिरावट को अपॉर्चुनिटी के तौर पर करें। देखिए लास्ट 3 सेशन से सृष्टि हमने बार बार मार्केट में बात उठाई है कि एक्यूमुलेशन का समय है। मैंने एक बार भी ये नहीं कहा कि आप भर भर के सौदे लो, नहीं इससे बाजार नहीं गिरेगा, ऐसा कहूँगा ही क्यों। ना मेरे को डाटा अलाउ कर रहा है करने के लिए, और ना ही मेरी आत्मा अलाउ कर रही है करने के लिए कि मैं आपको बोल दूं कि जी नहीं जी अपने घर के भी पैसे ले आओ, अपने एफडीओ के पैसे भी तुड़वा के मार्केट में लगाओ। ऐसा नहीं करना बॉस, गलती से भी। तो आपके पास जो सफिशिएंट फंड है उसी को मार्केट में लगाओ। एक्यूमुलेशन एक वर्ड होता है, इसको हम हिंदी में कहते हैं इकट्ठा करना। धीरे धीरे माल को इकट्ठा करो। खरीदना बहुत सुपर स्पीड से खरीदना अलग बात है, इकट्ठा करना अलग बात है। ये मार्केट में माल इकट्ठा करने का समय है, इसका रिवॉर्ड बाद में मिलेगा। ये कुछ वैसे ही है कि आज आप बीज लगा रहे हो या पौधा लगा रहे हो, आपको बाद में फल मिलेंगे, बट मिलेंगे, ये बात तय है। तो इसलिए पौधे लगाओ, जितने लगा सकते हो आप, छोटे मोटे अपने अनुसार, अपने पैसे के अनुसार लगाओ। शुरुआत करना चाहते हो, बहुत सारे गेस्ट आपको बताते हैं निफ्टी 50 में से अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बुक करो, नहीं तो सेक्टर के हिसाब से चुन लो। बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं। मैं शनिवार रात को बैठा था, पढ़ रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि एवरेज जो फॉल है वो करीब 7-8, 10% का है निफ्टी 50 के शेयर्स में। तो बहुत होता है 10% का फॉल किसी भी बड़े शेयर्स के अंदर मिल जाना। एक और पॉइंट मैं लेवल के साथ निफ्टी के लेवल्स ख़त्म करूंगा, वो है 23,300 23,500। आज भले अब 78,000 है, लेकिन अभी मेरे को फ्यूचर्स में 23,500 दिख रहा है। तो आई होप सो कि 23,500 ना टूटे। ये कोई लेवल नहीं है, ये बस 200 दिनों के पास के लेवल्स हैं, इसलिए नहीं ज़्यादा नीचे जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। इसी के आसपास आप जितना मंडराते रहेंगे, चांसेस उतने हैं कि आप ऊपर आ जाएंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा नीचे ना जाएं, इसलिए हमने सपोर्ट में 23,500 23,300 रखा है। बस मैक्स टू मैक्स 200 पॉइंट और हमको गिरावट लगती है अगर इसको ठीक होना है। तो अगर ठीक ही नहीं होना फिर तो 1000 पॉइंट की गिरावट भी ड्यू है। रेजिस्टेंस है 23,800 का और 24,000 का, ये निफ्टी के लेवल है। शॉर्ट वगैरह करना नहीं है, बाइंग ऑन डिप्स की रणनीति है। लैब ट्रेड करना, बड़े सौदे लेना नहीं, ये हम आपको लगातार कई दिनों से बता रहे हैं। ठीक है, छोटे छोटे ट्रेड कीजिए और बाजार में ये खुद को टेस्ट करने का, अपने पेशेंस को और अपने कन्विक्शन को, दोनों को टेस्ट करने का ये समय है। डिम्पी, निफ्टी बैंक पर आ जाते हैं। 2 दिनों के स्ट्रेट और बड़े फॉल के बाद हमने देखा गुरुवार को थोड़ी सी खरीदारी का आंकड़ा आया, और अब हम ये चर्चा कर रहे हैं कि देखिए तमाम ब्रोकरेजेस की भरोसा लौट रहा है। CLSA का अच्छा कमेंट आया है, जेफरीज का अच्छा कमेंट आया है, इनफैक्ट मूडीज के भी अच्छे कमेंट्स आए हैं भारतीय बाजार को लेकर, भारतीय इकोनॉमी को लेकर। निफ्टी बैंक में क्या करें? क्या आपको लगता है कि 50,000 तो बच गया, अब धीरे धीरे करके यहाँ से भी समय है कुछ ट्रेड लेने का? देखिए, मैं अगर दोनों के शेयर्स जोड़ दूं, यानी कि निफ्टी के 50 शेयर जोड़ दूं और बैंक निफ्टी के 12 शेयर जोड़ दूं, तो कुल मिला के 62 शेयर हैं। इन 62 शेयरों में ही FIs का बहुत बड़ा पैसा आता है। इन 62 शेयरों से ही पैसा निकला है, इसलिए आपको इंडाइसिस वीक लग रहे हैं। जो मिड कैप सेगमेंट है उसके अलग कैलकुलेशंस हैं। कहने का मेरे मतलब ये है कि बैंक निफ्टी को भी ये दर्द झेलना पड़ा। एक लेवल पे, एक जगह पर हमको ऐसा लग रहा था कि बैंक निफ्टी किसी न किसी तरह से अपने आप को बचा लेगा, ना केवल लेवल से, कन्विक्शन से। कई बार छोटा भाई भी बड़े भाई को नसीहत दे सकता है, बता सकता है, समझा भी सकता है। हमें कुछ बैंक निफ्टी में वो दिख रहा था, लेकिन पिछले 2 सेशन के अंदर जो बैंक निफ्टी ने लेवल्स खोए, और मैं उसकी बड़ी वजह वीकली एक्सपायरी का ख़त्म होना भी मानता हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी निपट चुकी है। अब आप 1 ही नवंबर सीरीज़ के कॉन्ट्रैक्ट में काम करोगे, फिर देन दिसंबर सीरीज़ के कॉन्ट्रैक्ट में काम करोगे, तो जो बड़ा पैसा मूव होकर आता था बैंक निफ्टी में, वो थोड़ा पीछे हटा है। दूसरा पॉइंट, बैंक निफ्टी में क्या डैमेज बहुत ज़्यादा है या फिर अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है? तो मैं बोलूँगा दोनों हैं। अभी डैमेज पूरा नहीं हुआ। कैसे होगा सर, ये कैसे आप बता रहे हो? देखो 49,750, 49750, आई रिपीट 49750, इसका 200 दिनों का एवरेज है। निफ्टी ने 200 दिनों का एवरेज पा लिया, यानी कि उसने उस 23,500 को आ गया, बट बैंक निफ्टी नहीं आया। और उसको पाने के लिए भी बैंक निफ्टी के पास जो लेवल्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं, और बैंक निफ्टी की जो लास्ट क्लोजिंग हुई है 50,180 के आसपास हुई है।
कहने का मतलब है कि बैंक निफ्टी अभी भी 400-500 पॉइंट नीचे जाता है तब जाके 200 पॉइंट को टेस्ट करेगा। यही 500 पॉइंट अपने आप दिमाग में डाल के रखो कि भाई मैं इसको भी टेस्ट करने के लिए जाऊंगा। 49750, ठीक है, आई रिपीट 49750, मैं इसको भी टेस्ट करने के लिए जाऊंगा। लेकिन अगर मैं नहीं गया या फिर यहीं से भी रिवर्सल आ गया तब भी मैं इसको ओके मानता हूँ, क्योंकि आप नियर बाय 200 दिनों के एवरेज पे हो। करना क्या है फिर सर, बात तो हो गई, करना क्या है? इस 49750 के जस्ट नीचे का 49700, 49500, 49600 का आप एक स्टॉप लॉस डाल के एक्यूमुलेशन स्टार्ट करो। किस चीज़ का एक्यूमुलेशन करें सर, क्या इकट्ठा करें? आप सरकारी बैंकों में से बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछ के क्या इन दोनों में लें, हम भी पूछते ही हैं बार बार। एसबीआई भी उसमें से एक है। निजी बैंकों में से आप कोटक को, आप आईसीआईसीआई को, एक्सेस को, एचडीएफसी को प्लस करना शुरू कर सकते हैं। मैं चेक कर रहा था जब डाटा, तो मेरे को एयू स्मॉल फाइनेंस बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस पे लगता है। अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के उसको एकोमोडेशन करो। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बैंक निफ्टी के लेवल सिर्फ बैंक निफ्टी के ही ट्रेड करने के लेवल्स होते हैं। बैंक निफ्टी के लेवल्स आपके अंदर के बैंकिंग काउंटर्स के भी लेवल्स हैं। तो इसलिए आप चाहे शेयर्स चुनें, आप चाहे इंडेक्स चुनें, कोशिश यही हो। फिलहाल भगवान से भी प्रार्थना है कि 50,000 वाले लेवल ना टूटें, और अगर ये टूट जाते हैं तो 49700 हमने लिखा हुआ आपके लिए सपोर्ट, ये एक लास्ट सपोर्ट है। यहाँ पे भी 200 दिनों का एवरेज टेस्ट हो जाएगा। तो मेरी अनुसार 200 दिनों का एवरेज टेस्ट होने पर सब कुछ आप देख लोगे, उसके बाद एक रिकवरी का मोड आना चाहिए। धीरे धीरे करके CLSA, जेफरीज, मूडीज, इन सब का जो पॉइंट्स आ रहे हैं, लगता तो है शायद मूड बन रहा है, लेकिन जब तक ना बने, स्क्रीन पर नहीं आए लेवल्स, आप बहुत बड़े ट्रेड लेना नहीं। छोटे छोटे ट्रेड आप में काम करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोले सर हमारे एक एक लॉट में 100-100, 200 पॉइंट जा रहे हैं छोटे ट्रेड के अंदर में, जाने दो ना। अब आप मेरे को बताओ 500 पॉइंट का आप यानी कि 6 या 10 लॉट लेके बैठे होते, तो आपके पास अगर 50 पॉइंट भी गए होते तो ये 250 पॉइंट के बराबर होते, क्योंकि आप तो 5 टाइम्स पोजीशंस लेके बैठे हो। तो पोजीशंस को कम करो। अभी वो समय नहीं आया रिवर्सल बोला जा सके। रिकवरी की उम्मीद है, रिकवरी रिवर्सल में फ़र्क है। रिकवरी आएगी, उम्मीद है उसकी, रिवर्सल आएगा, अभी उसको पुख्ता होना पड़ेगा। उसके लिए कुछ क्रिटिकल लेवल्स हैं, भविष्य में आगे चल के बातचीत करेंगे, क्योंकि समय हो गया है। कुणाल परार काफ़ी देर से हमारे साथ जुड़े हैं, हमको सुन भी रहे हैं, और अब उनको ज़्यादा वेट नहीं कराएंगे। कुणाल सर नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। और पहले तो सर जब हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी पे जो लेवल्स रखे हैं आपके सामने, अगर आपने सुने हैं तो ज़रा उस पर आपका कमेंट, और दूसरा आप अपना वैल्यू एडिशन भी इसके अंदर बताइएगा, फिर साथ में आपसे शेयर्स भी पता करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। वेल, मैं आपकी बात सुन रहा था और बिल्कुल सटीक बात थी आपने जो कहा, एंड पर्टिकुलरली वो बात जो आपने कही थी कि बाई स्टार्ट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा मौका है। पूरा नहीं लेकिन एटलीस्ट टुकड़ों में बाई कीजिए, क्योंकि आई थिंक ये मार्केट आपको वापस ना मिले, डीप वापस ना मिले। अच्छे खासे मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। 200 DMA के पास आके मार्केट खड़ा है, तो एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं बाउंस बैक का। अगर निफ्टी की बात करें 23,532 का राउंड है, इतना ही नहीं, 200 DMA का ही नहीं, लेकिन अगर हम अपर राइजिंग ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते हैं, अगर बॉटम भी कनेक्ट करते हैं तो उसका भी सपोर्ट है। इतना ही नहीं, अगर आप 3 जून की बात करें तो जो हाई बनाया था 23,338 यानी 23,300 का भी सपोर्ट है। तो मल्टीपल सपोर्ट यहाँ पे आ रहे हैं। सो यस, डेफिनेटली बाउंस बैक का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, लेकिन ये लेवल को फॉलो करना बहुत जरूरी है। सो 23,532 तो है, 200 DMA तो है, नीचे में 23,300 का एक आखिरी सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक होता है तो पॉसिबिलिटीज है कि नीचे आपको और भी गिरावट देखने को मिल सकती है, और गिरावट में मार्केट आपको कहीं ना कहीं फर्दर लोअर लेवल पे 21,800 तक के भी लेवल दिखा सकता है। सो 23,300 एक काफी अच्छा सपोर्ट है। ऊपरी लेवल की बात करें तो वही एक रेजिस्टेंस आ रहा है जो हमें फिलहाल देखने को मिल रहा है। रेजिस्टेंस का जो लेवल है वो लेवल आ रहा है ऊपर में 23,900 टाइम बिंग के लिए। अगर वो ब्रेक होता है तो 24,500 तक भी निफ्टी जा सकता है। तो 23,300 के सपोर्ट पे फिलहाल ध्यान रखने की जरूरत है। बात करते हैं निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक फिलहाल जिस हिसाब से अभी ट्रेड कर रहा है, उसमें भी जो मोमेंटम अभी हमें देखने को मिली है, वो मोमेंटम के बेस पे जो सपोर्ट फिलहाल है वो 200 DMA का काफी अच्छा सपोर्ट है। सपोर्ट की बात कर लेते हैं, 52,500 का सपोर्ट है। जो सपोर्ट है वो है 49,700 का है, जो 200 DMA का है। और उसके बाद का जो सपोर्ट है वो 49,600 का है, जो इसका रिसेंट का बॉटम है। तो बैंक निफ्टी में भी मल्टीपल सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ले लेते हैं
तो ऊपर में 52,500 तक के लेवल हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। सो डिम्पी जी, हम ये आशा रख के चल सकते हैं, ये होप रख के चल सकते हैं कि दोनों इंडेक्स फिलहाल अच्छे खासे सपोर्ट पे है, नियर टू सपोर्ट है। अगर बाउंस बैक आता है तो आपने जैसा कहा, एक अच्छी खासी रैली पर्टिकुलरली वो लार्ज कैप स्टॉक में देखने को मिल सकती है जो पीटे हुए है और जो फंडामेंटली भी काफी अच्छे हैं। पोर्ट्स के आसपास बाजार आ गए हैं और थोड़ी थोड़ी स्थिरता के संकेत गुरुवार के सत्र में बाजार ने दे भी दिए थे। निफ्टी बिल्कुल 25-26 अंकों की हल्की सी गिरावट में बंद हुआ और निफ्टी बैंक ने बाकायदा 90 अंकों की मजबूती दिखाई भी। कुणाल जी, गुड मॉर्निंग। बताइए आपके शेयर कौन से हैं, कहां पर आज दांव लेना है? वेल अभिषेक जी, एक स्टॉक है जाइडस वेल, उसमें मोमेंटम मुझे लग रही है एंड मैं बाइंग का यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली फार्मा सेक्टर्स एंड कंज्यूमर कंज्यूमर सेक्टर्स ऐसे मार्केट में डिफेंसिव काउंटर्स कहा जाता है एंड वो स्टॉक बहुत ही बढ़िया रहता है जो ऐसे गिरावट गिरावट वाले मार्केट में भी अपने आप को संभाले। और जाइडस वेल उसी में से एक स्टॉक है। 1961 के अराउंड जाइडस वेल का क्लोजिंग हमें देखने को मिला है, खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। अगर मैं बात करूं ऊपरी लेवल के टारगेट की बात करूं तो एक अच्छे खासे टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 200 डीएमए का सपोर्ट भी लिया हुआ था, सो वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड बाउंस बैक इन द काउंटर। 2050 का पहला टारगेट है, 2050 जैसे ही ब्रेक होता है 2200 तक के लिए भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं जाइडस वेल में। टेक्निकल फॉर्मेशन काफी अच्छा है। 1845 1845 का एसएल यहाँ पे रख के चलने की सलाह है। और मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड करूंगा कि एक प्रोवर्ब है मार्केट में कि द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वॉज 20 years ago, द सेकेंड बेस्ट टाइम इज नाउ। सो यस, दिस इज अ परफेक्ट टाइम कि जहाँ पे आप ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करके चल सकते हो। राय मार्केट्स पर आते हुए कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के पास है। अभी फिलहाल अगर मार्केट्स के स्तर देखें तो यहाँ पर एक्यूमुलेशन की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, धीरे धीरे करके कुछ चुनिंदा और सिलेक्ट काउंटर्स को एक्यूमुलेट करें। और आज के लिए अगर आपको नज़र रखनी है तो जाइडस वेलनेस एक स्टॉक हो सकता है जहाँ पर है कुणाल की नज़र। जाइडस वेलनेस से रिलेटेड जो स्टॉप लॉस और टारगेट्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर ज़रूर दिए गए हैं। पर चलिए, अब हालांकि जो नतीजों का सीज़न है वो ख़त्म हो चुका है, पर पिछले हफ्ते क्लोजिंग में कौन से नतीजे आए हैं, क्या कुछ रहा है रिपोर्ट कार्ड, ये पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। सीधे चलते हैं उनके पास। शरद, गुड मॉर्निंग। बताइए अर्निंग्स कहां पर आई हैं, किस तरीके की अर्निंग्स देखने को मिली हैं? गुड मॉर्निंग सृष्टि। अब हमारे पास जो है पूरा रिपोर्ट कार्ड आ चुका है निफ्टी कंपनीज की, और अब जो हम देख सकते हैं कि 16 नतीजे जो है अनुमान से बेहतर आए हैं, अनुमान से कमज़ोर भी 16 आए हैं। यहाँ पे इवन रहा है। हालांकि देखें तो अनुमान के मुताबिक सिर्फ 12 अर्निंग्स आए हैं और मिले जुले 6 आए हैं। तो आप कह सकते हैं इनलाइन, मिक्स्ड और वीक ज़्यादा रहे हैं। और आज के कमज़ोर नतीजे की भी बात कर लेते हैं, जहाँ पे ग्रासिम होनासा कंज्यूमर पे ज़्यादा फोकस रखिएगा। मिले जुले नतीजे या इनलाइन को शोभा कहेंगे। अच्छे नतीजे में जो है अवंती फीड्स आती हैं, मुथूट फाइनेंस आता है, यहाँ पे एक अपग्रेड आया है। लेकिन अर्निंग्स कैसे हुए हैं उस पर फोकस कर लेते हैं। लॉन्ग वीकेंड था, बहुत सारे अर्निंग्स आए, हमने आपको पिकआउट किया। सबसे पहले निफ्टी की बात करेंगे। हीरो मोटोकॉर्प, यहाँ पे देखें तो रेवेन्यू, पैट और एबिडा तीनों ही अबव एस्टिमेट्स आए हैं। और बाज़ार का जो है इम्पोर्टेंट जो रुख है, स्पेशली जो रूरल ग्रोथ हो सकते हैं उनके बड़े डीलरशिप नेटवर्क को लेके, वो एक जो है चर्चा का विषय ज़रूर रहेगा। ग्रासिम की बात करें तो कमज़ोर नतीजे आए हैं। पेंट्स बिजनेस में जो है निवेश कर रहे हैं तो उसके कारण इनके एबिडा मार्जिन पे जो है थोड़ी प्रेशर ज़रूर आई है। बट ओवरऑल परफॉर्मेंस फाइनेंशियल सर्विसेज और स्पेशलिटी केमिकल में टॉप लाइन की जो है सहायता की है। होनासा कंज्यूमर कमज़ोर नतीजे आए हैं और कंपनी ने कॉन कॉल में कहा है कि वो अब धीरे धीरे अपनी बिजनेस मॉडल जो है बदल रहे हैं। इसका जो आईपीओ प्राइस था वो था 324 रुपये का, अभी जो है 371 पे है। तो यहाँ पे जो है आज जो है नेगेटिव सेलिंग देखने मिल सकती है। नज़ारा टेक की बात करें तो यहाँ पे भी कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं। मार्जिन्स में भी गिरावट आया है क्योंकि वो एक्विजिशंस कर रहे हैं तो उनका इम्पैक्ट उनके पीएनएल में आ रहा है। ग्लेनमार्क फार्मा की बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स हैं और जो यूएस मार्केट्स है वहाँ पे भी अच्छी कमेंट्री आ रही है। डिलीवरी की बात करें तो कंपनी जो है घाटे से मुनाफे में आ गई है। हालांकि हम कहेंगे कि थोड़े से एनालिस्ट एस्टिमेट से कम नतीजे देखने मिले हैं। मुथूट फाइनेंस पे नज़र रखिएगा। यहाँ पे कंपनी की जो AUM गाइडेंस है वो 15% से बढ़ा के 25% मैनेजमेंट ने कर दिया है। नेट इंटरेस्ट इनकम भी स्ट्रॉन्ग आई है और एसेट क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट आया है। तो ये तो खबरों वाले शेयर्स पे अब आ जाते हैं क्योंकि अर्निंग्स की जो है हमने आपको पूरा लेखा जोखा आपको बता दिया।
लेकिन खबरों वाले शेयर्स पे IGL MGL पे ज़रूर फोकस रखिएगा, जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कहते हैं। यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है क्योंकि फर्दर 20 से 18% कट जो है डोमेस्टिक के गैस एलोकेशन में देखने मिली है, और अगर ये प्राइस हाइक नहीं लेते हैं तब इनके कंपनीज़ के मार्जिन्स में जो है प्रेशर आ सकता है। हिंडाल्को, नाल्को, वेदांता, इन स्टॉक्स पे नज़र रखिएगा, पॉजिटिव रिएक्शन आ सकता है। चाइना जो है कैंसिल कर रही है एक्सपोर्ट टैक्स रिबेट्स एल्यूमिनियम और कॉपर से 1 दिसंबर से, और उसके कारण ऑफकोर्स LME के एल्यूमिनियम प्राइसेस भी फ्राइडे को देखे तो 8.5% बढ़ गया था। और जो नेगेटिव ये रिएक्शन देखने मिल सकता है एल्यूमिनियम कंज्यूमिंग कंपनीज़ को, जैसे कि ऑटो, कंस्ट्रक्शन और पैकेजिंग सेगमेंट में। प्रेस्टीज एस्टेट्स की बात करते हैं, 52,000 करोड़ का ये जो आंकड़ा आया है, उसके वर्थ के प्रोजेक्ट्स वो लॉन्च करने वाले हैं मार्च 2025 को। डॉक्टर रेड्डीज की बात करें तो उनकी जेनरिक मेडिकेशन जो US में कुछ पेन रिलेटेड प्रोडक्ट्स है उनकी रिकॉल हुई है, तो स्लाइट नेगेटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। हुंडई मोटर की बात करें तो एजेंसी से खबर आ रही है कि कंपनी जो है CNG फ्यूल ऑप्शंस पे ज़्यादा बेट कर रही है, और इनके जो डिमांड है अर्बन और रूरल दोनों में ही स्ट्रेंथ देखने मिल रहा है। ABB इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे उन कंपनी को एक वार्निंग लेटर सेबी से आया है, जहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग जो है 2 एम्प्लॉयज़ किए हैं, 2 डेजिग्नेटेड पर्सन्स। कंपनी ने कहा कि कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं देखने मिलेगा, लेकिन याद रखिए जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज़ होती है स्पेशली MNC कंपनीज़ को लेके, तब एक बड़ा रेड फ्लैग ज़रूर आता है। आयशर मोटर्स की बात करें तो एक नई प्लांट फैसिलिटी जो है ब्राज़ील में वो ओपन करने वाले जनवरी 2025 से। अब ये दूसरा प्लांट रहेगा रॉयल एनफील्ड का। और आखिर में गेल की बात कर लेते हैं, जहाँ पे 10 साल का जो है एग्रीमेंट जो है एडनॉक गैस के किया है आपके नेचुरल गैस सप्लाई को लेके। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं, और अब ऑफकोर्स अर्निंग सीजन भी ख़त्म हो गई है, तो सेक्टर थीमेटिक न्यूज़ फ्लोज पे हमारा अब ज़्यादा फोकस रहने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शरद, ये भी बताने के लिए कि अर्निंग्स के लिहाज से आज कौन से काउंटर्स रहे, निफ्टी 50 की जो कंपनीज के अर्निंग्स रहे, कहाँ पर जो है हमें सबसे ज़्यादा निराशा देखने को मिली, क्या रहा रिपोर्ट कार्ड, और साथ ही खबरों वाले शेयर्स के बारे में भी विस्तार से बताने के लिए। पर चलिए, हमारे साथ कुणाल जुड़े हुए हैं। कुणाल, मैं एक बार हीरो मोटोकॉर्प से शुरुआत करना चाहूँगी। देखिए, अर्निंग्स के लास्ट में इसके नंबर्स आए, हालांकि पूरे 2 व्हीलर पैक में काफ़ी बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है, पर नतीजे जो हैं उम्मीद से अच्छे आए हैं। मैनेजमेंट की कमेंट्री पॉजिटिव है, और अब बड़ी बात यह है कि इतने करेक्शन के बाद कुछ ब्रोकरेज हाउसेज इसके सस्ते वैल्यूएशंस के चलते भी इसको पसंद कर रहे हैं। कुणाल, एक बार आपसे चार्ट चेक लेना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर एटलीस्ट थर्सडे के सत्र में एक बाउंस बैक ज़रूर दिखा, पर क्या लगता है आपको, क्या इस बाउंस बैक के लिए यहाँ पर प्ले करना है, क्या होनी चाहिए रणनीति? रणनीति की बात करें तो फिलहाल पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो इक्वेशन अभी बन रहा है टेक्निकल पे वो पॉजिटिव साइड का ही है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में काउंटर ने एक बुलिश हरामी कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन बनाया है। इतना ही नहीं, अगर आप देखो तो अगर मैं जुलाई मंथ की बात करूं तो जुलाई मंथ में 4,432 का लो बनाया था, एग्जैक्टली वहीं के अराउंड का सपोर्ट लेके काउंटर ने एक बाउंस बैक देने का ट्राई किया था। उतना ही नहीं, वो जो पर्टिकुलर पीरियड था उस पीरियड में जितने भी लो लगे थे अकॉर्डिंगली वो सारे के सारे लो का सपोर्ट बना के काउंटर ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बाउंस बैक का ट्राई किया था, एंड सफल भी हुआ था। 4,500 के अराउंड, 4,600 के अराउंड क्लोजिंग भी आया था। ओवरऑल इक्वेशन गोज फॉर क्रिएटिंग लॉन्ग पोजीशन ओनली, खरीदारी करके चल सकते हैं। मैं 4,400 का एसएल यहाँ पे मेंटेन करके चलने की सलाह दूंगा। अभी इतना बड़ा एसएल तो मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि जो वॉलेटिलिटी है, वॉलेटिलिटी में आपके छोटे मंजोले एसएल बहुत ही जल्दी हिट हो जाते हैं। सो 4,400 का यहाँ पे एसएल हिट करके चलने की सलाह है। 4,604 के अराउंड का क्लोजिंग है, टारगेट 4,760 का पहला है, और जैसे ही ब्रेक होगा 4,760 ऊपरी लेवल पे आपको 5,010 का भी लेवल ऐसा टारगेट देखने को मिल सकता है, जहां पे 200 DMA भी आ रहा है। सो खरीदारी करके चलने की सलाह है 4,400 के एसएल के साथ हीरो मोटोकॉर्प। जरूर लगाना है 4,400 का स्टॉप लॉस, और हीरो मोटोकॉर्प पे एक पॉजिटिव रिएक्शन देख सकते हैं। इस काउंटर पर आज रहेगी नजर। पर जैसा कि शरद भी बता रहे थे, आज फोकस में रहेंगी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, क्योंकि हुआ ये है कि जो APM गैस एलोकेशन है, एडमिनिस्ट्रेट प्राइस मैकेनिज्म के तहत जो गैस इनको आवंटन की जाती है, वहां पर लगभग 20% की कटौती की गई है। कुछ ही महीने पहले 20% की कटौती पहले भी की गई थी। अब फिर से एक बार सस्ती गैस का जो एलोकेशन है उसको
कट किया गया है और इससे होगा ये कि कंपनीज को महंगे दाम पर गैस लेनी पड़ेगी ताकि वो अपने सप्लायर्स को प्रोवाइड कर सके। ऐसे में प्राइस कट तो हो चुका है, यानी एलोकेशन कट तो हो चुका है, महंगे दाम पर उन्हें गैस मिलेगी, साथ ही मार्जिन्स पर इनके इम्पैक्ट होगा। इसी के चलते कई सारे ब्रोकरेजेस ने इस पे डाउनग्रेड भी दिया है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनीज प्राइस हाइक लेती हैं या नहीं, वो सबसे अहम होगा देखना, पर एटलीस्ट आज के लिए एक नेगेटिव रिएक्शन की उम्मीद जरूर है आईजीएल और एमजीएल जैसे शेयर्स में। कुणाल, एक बार आपसे दोनों पे ही चार्ट चेक लेना चाहेंगे, क्योंकि मैं देख भी रही थी कि थर्सडे को ही काफी वीकनेस रही, पर अपने सपोर्ट्स को तोड़ने की कोशिश में है ये दोनों ही काउंटर्स। कैसे देखें, कौन से लेवल्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेंगे कुणाल? आईजीएल की सबसे पहले बात करें तो पिछले लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से एक डाउनवर्ड मोमेंटम में काउंटर उतना ही नहीं, एक टाइम पे जहां पे ये 550 के अराउंड ट्रेड कर रहा था वो फिलहाल 400 पे आके रुका है। सपोर्ट मल्टीपल्स है, लेकिन मैं यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करें तो स्टॉक ने 3-3.5% की गिरावट दिखाई दी, वो भी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। सो मेरा मानना है कि फिलहाल टाइमिंग के लिए आईजीएल को यहाँ पे अवॉइड करके चलने की सलाह है। अगर ये सपोर्ट ले लेता है, जो सपोर्ट फिलहाल लोअर लेवल की बात करें तो 395 के अराउंड आ रहा है, तो फिर यहाँ पे बाय करके सोचने की चल सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से गिरावट दिखाई है वॉल्यूम के साथ, लाइकली चांसेस है 395 भी ब्रेक हो सकता है। और अगर सामने एमजीएल की बात करें तो एमजीएल ने 200 डीएमए का ऑलरेडी सपोर्ट जो है वो ब्रेक कर दिया हुआ है, एंड स्टॉक फिलहाल 1312 के अराउंड है। लाइकली चांसेस है स्टॉक यहाँ से और भी गिर सकता है, और वो गिरावट में स्टॉक हमें 1260 1260 तक के भी लेवल दिखा सकता है। सो दोनों स्टॉक में फिलहाल जो मोमेंटम लग रही है वो डाउनसाइड की ही लग रही है। में गिरावट आ सकती है। 395 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है आईजीएल के लिए और 1260 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है एमजीएल के लिए, पर उम्मीद यही है कि दोनों ही काउंटर्स एक गैप डाउन के साथ आज शुरुआत करें। तो देखते हैं कि अपने सपोर्ट लेवल्स को ये रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं। अगर उनको भी तोड़ते हुए नीचे निकले तो एक बार रिव्यू जरूर करेंगे। पर चलिए आगे बढ़ेंगे और वक्त तो चला है जानने का कि आज ब्रोकरेजेस के रडार पे कौन से स्टॉक्स हैं और जिन्हें हमारे साथ जुड़ चुके हैं ये पूरी लिस्ट के साथ। गुड मॉर्निंग जिन्हें, बताइए आज कहाँ पर है ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? जी गुड मॉर्निंग सृष्टि। ब्रोकरेज से स्टार्ट करेंगे तो स्विगी फोकस में रहेगा। इक्वेरियस की तरफ से हमें एक इनिशिएशन रिपोर्ट नज़र आ रही है। उन्होंने एड रेटिंग दिया, जो टारगेट प्राइस है वो है 450 रुपीज़ का। उनका मानना है कि स्विगी और जोमेटो हालांकि दोनों सेम मार्केट में कम्पीट करते हैं, पिछले आने वाले जो 10 साल है वहाँ पे हमें काफ़ी डाइवर्जेंस नज़र आ सकता है, जो कि हमें सेम डाइवर्जेंस चाइना में नज़र आया था टेंसेंट और अलीबाबा के केस में। उनका मानना है कि जो फूड डिलीवरी बिजनेस है उसका जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है उसको 18% से ग्रो हो सकता है FY24 से FY29 तक। और वहीं जो स्विगी का एडजस्टेड एबिटा मार्जिन है वहाँ पे भी उन्हें करीब 4% का ग्रोथ का अनुमान नज़र आता है। उसके साथ अगर हम देखेंगे तो उनका मानना है कि जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन है कंपनी के वो 8.8% छू सकता है FY29 तक, और जो एडजस्टेड एबिटा है स्विगी का वो 4.7% हो सकता है FY19 तक। तो ये उनका अनुमान है इक्वेरियस का स्विगी पर। बात करेंगे अगले स्टॉक की तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर भी फोकस में रहेगा। CLSA की तरफ से रिपोर्ट है, उन्होंने जो अपना आउट परफॉर्मेंस रेटिंग है उसको बरकरार रखा है। जो टारगेट प्राइस है वो है 500 रुपये का। अगर हम नंबर्स की बात करें तो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स हमें देखने मिले, लेकिन आगे चलकर जो की फोकस रहेगा कंपनी की री रेटिंग में वो होगा मीडियम टर्म आउटलुक विजिबिलिटी क्या है कंपनी की तरफ से, क्योंकि हम ये क्वार्टर में देखेंगे तो वहाँ पे ग्रोथ भी हमें सस्टेन होते हुए नजर आई, वहीं मार्जिन्स है वहाँ पर भी हमें पिकअप नज़र आया। उनका मानना है कि कंपनी के पास आगे चलकर भी काफ़ी ग्रोथ लीवर्स मौजूद है जो कंपनी की ग्रोथ को आगे परफॉर्म कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो होगा हीरो मोटो। नोमुरा की रिपोर्ट है, उन्होंने जो अपना बाय रेटिंग है वो बरकरार रखा है। जो टारगेट प्राइस है उसको हाइक करके कर दिया है 5805। नंबर्स की बात करें तो वो इनलाइन देखने मिले। वहीं रूरल इंप्रूवमेंट जो है वो नज़र आई कंपनी में, जो कि की कैटलिस्ट बना रहा हीरो मोटो के लिए। उसके अलावा अगर हम Q2 की बात करें तो ऑफकोर्स इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले, हेल्दी अर्निंग ग्रोथ नज़र आया। उसी के साथ जो अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस है वो नोमुरा को पसंद आ रहे हैं हीरो मोटो के केस में। उसके अलावा जो मार्जिन्स है वहाँ भी उन्हें इंप्रूवमेंट के आसार नज़र आते हैं। बात करेंगे रूरल पिकअप के बारे में, जो अर्ली साइंस उन्हें नज़र आए हैं वो जो है आगे सेल्स को एड करेंगे हीरो मोटो की, ये उनका की एक्सपेक्टेशंस है हीरो मोटो को लेकर। बाद में बात करेंगे मुथूट फाइनेंस की तरफ अब चलेंगे तो वहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने एक अपग्रेड दिया है इक्वल रेट रेटिंग का, और जो टारगेट प्राइस है उसको हाइक करके कर दिया है 1600 रुपये। अगर यहाँ पे बात करें तो जो उनका अनुमान था PPOP ग्रोथ में वहाँ पे 10% का बीट हमें नज़र आया है PPOP ग्रोथ में। उसके अलावा जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है
मुथूट फाइनेंस के लिए वो बेहतर ही होते जा रहा है, ये मानना है मॉर्गन स्टैनली का। और उसी के साथ लेकिन हाउएवर जो स्ट्रक्चरल कंसर्न्स है मुथूट फाइनेंस के वो अभी भी बने रहेंगे, क्योंकि उनका जो एक हाई बैड लोन रेशियो है नॉन गोल्ड बिजनेस में, वहाँ से कंपनी कैसे डाइवर्सिफाई करेगी वो एक चैलेंज बना रहेगा मुथूट फाइनेंस के लिए। ये मॉर्गन स्टैनली का एक इम्पॉर्टेंट की हाईलाइट। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया जिन्हें ये पूरी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। तो आज मुथूट फाइनेंस पर एक अपग्रेड ज़रूर आया है, हालांकि जो लक्ष्य है वो मौजूदा स्तरों से नीचे ही है। एक बार इस पर प्राइस एक्शन नोट करेंगे और बाकी की तमाम रिपोर्ट्स भी जिन्हें ने हमारे सामने रखी, इन सभी पर इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे करते हैं जरा बातचीत। गुरांग भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। एक CLSA के ग्राफिक्स होंगे, एक बार जरा स्क्रीन पे वो दिखाएंगे आप। CLSA के ग्राफिक्स स्क्रीन पे होंगे, उसमें CLSA ये कह रहा है सर कि वो इंडिया में वापस आना चाहता है, उसको इंडिया काफ़ी पसंद भी है, और वो ये कह रहा है कि चाइना के मुकाबले अब उसको इंडिया काफ़ी ठीक लग रहा है। तो अभी आप जब मुझे पे ताव दे रहे थे ना थोड़ी देर पहले, आप जब जुड़े हमारे साथ तो ऐसे आप कर रहे थे, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। और ये बात ना CLSA ने तो अभी बोली है, आप तो 1 महीना पहले बोल रहे थे ना मेरे को, ये देखिए क्या शानदार है। यही तो चाहिए सर, यही ब्रेवनेस, यही जो आपका ताकत है ना, आपके सोचने, आपके इंटेलिजेंस की, और आपके उसमें भी दिखती है, बॉडी लैंग्वेज में भी दिखती है। सर CLSA अब ये कहता है कि उनको चीन की इकॉनमी से ना वो चले गए थे, वो कहते हैं कि नहीं इंडिया में वापस आना चाहिए। उनको 3 प्रॉब्लम्स दिख रही हैं चीन में। पहला प्रॉब्लम उनको लगता है टैरिफ वॉर वापस शुरू ना हो जाए। तीसरा US की बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, हमको प्रॉब्लम ना हो जाए। उनका तीसरा ये मानना है कि इंडिया में भी अच्छी वैल्यूएशन, हालांकि उनको वैल्यूएशन की भी चिंता है, बट स्टिल वो मानते हैं कि वैल्यूएशन में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है, तो वापस आना चाहते हैं। सर ये CLSA का जो यू टर्न भारत फिर से पसंद बन रहा है, ये कितनी इंपॉर्टेंट माने, क्योंकि नमूरा, जेफरीज, मूडीज, CLSA सबके रुक के बयान आ रहे हैं। धन्यवाद डिम्पी भाई, प्रणाम आपको सभी दर्शकों को, और नमस्कार सर। मेरे मित्र कुणाल परार को भी सादर प्रणाम और शुभ प्रभात हमारी तरफ से। तो डिम्पी जब वो जा रहे थे तब मैंने हमारी चैनल 18 स्वदेश पर कहा था कि अगर किसी को वो तारीख और फ्लाइट और जगह पता हो तो मुझे बता देना, तो मैं एयरपोर्ट छोड़ने जाऊंगा उनको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि विदा करने के लिए उनको कोई आया नहीं। और अब वो आना चाहते हैं तो ठीक है, आ सकते, वो कोई परहेज नहीं है, हमने अक्सर कहा है। और डिम्पी भाई एक बात वास्तविकता ये भी है कि हम अक्सर बात करते हैं कि गुरु ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा का माल बेचा अक्टूबर और नवंबर में, लेकिन उसके सामने मेरे ख्याल से कममन उतनी ही मात्रा में मेरे ख्याल से स्थानीय संस्थागत निवेशकों ने खरीदारी करी है। और ये एक बड़ा कारण है कि हमने केवल मात्र ये पिछले 1.5 महीने के आसपास का जो समय रहा है, हमने केवल मात्र 10% का करेक्शन देखा है। जो सर्वोच्चम स्तर बना था उससे पिछले हफ्ते जो निचला स्तर बना, और शायद थोड़ा बहुत और नीचे जा सकता है। ईयर एंडिंग की बात करेंगे हम डिम्पी, क्रिसमस की छुट्टियां मनाने जाएंगे लाल टोपी पहन के और वगैरह वगैरह जो भी है, तो हो सकता है थोड़ी बहुत बिकवाली और हो सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप ये देखिए ना कि उन लोगों ने कितना बेचा वो क्यों देखना, हमने कितना खरीदा वो देखना चाहिए डिम्पी। और वही कारण है कि हमने ये छोटा मोटा करेक्शन देखा है। आना चाहता है, जा रहे थे तब विदा कर रहे थे, आना चाहते हैं तो स्वागत करेंगे, कोई मतलब उसमें दो राय नहीं है। लेकिन जो निर्भरता कुछ सालों पहले थी हमारे शेयर बाजार की, वो ये विदेशी संस्थागत निवेशकों का जो लिक्विडिटी नकदी आ रही थी हमारे शेयर बाजार में, पिछले 5 सालों में हम बहुत परे हट चुके हैं डीपी भाई। और वास्तविकता ये भी है कि अक्टूबर में अगर आपने आंकड़े देखे होंगे सिप्स के इक्विटी मार्केट में जो कलेक्शन हुआ है वो ऐतिहासिक स्तर पर हुआ है, उसी महीने में जब मार्केट ने इतना बड़ा करेक्शन दिया है। और चीन की जहां तक बात है ना डिम्पी भाई, मैं एक चीज स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, चाइना में चाहे स्टिमुलस हो या कोई दूसरे प्रकार की घोषणा हो, मैं उस सब खबरों को चुटकी भर नमक नहीं मुट्ठी भर नमक लेकर के स्वीकार करूंगा, क्योंकि कितनी वास्तविकता, कितना सत्य और कितनी जमीनी स्तर पर हकीकत है वो वहां के निवासी ही नहीं जानते, तो हम और अब क्या जानेंगे। पॉइंट टेकन है सर। दूसरा, इसी रिपोर्ट में उन्होंने खुद ये बताया कि इंडियन मार्केट जो है ना वो 80% आर ओन्ड बाय देयर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स बायर।
उसमें रिटेलर्स भी है, उसमें म्यूचुअल फंड्स भी हैं। बिल्कुल। तो यानी कि कुल मिला के जो लड़ाई है वो सिर्फ 20% ऑफ द मनी की है। भाई 80% तो आपका ही पैसा है, तो आपको ज़रा उसकी चिंता करनी नहीं चाहिए। तो 20% मूव जो हो रहा है वो मार्केट को इधर उधर मूव कर रहा है, वो 20% थोड़ी स्टेबिलिटी लेके आ जाए तो आपके मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी। एंड आई होप सो कि CLSA ये ना केवल बोल रहा है बल्कि ये करके भी दिखाएगा, और आने वाले दिनों में हम वापस रिवर्सल का फॉर्म देखेंगे ज़रूर इस तरह के मार्केट्स के अंदर। अब आ जाते हैं गुरांग सर आपके शेयर्स पे। ये बात सच है कि मार्केट पे थोड़ी वैल्यूएशन ऊपर थी, 37 तक के एक्स पे चले गए थे हम, अब थोड़ा करेक्ट हुए हैं तो वैल्यूएशंस भी ठीक हुई हैं। और थोड़ी देर पहले मैं कुणाल परार जो आपके मित्र हैं उनसे भी मैं बातचीत कर रहा था, वो भी ये बात मानने के लिए एग्री हैं कि इस समय माल इकट्ठा करने का समय है। भले आप पूरा मत लगाओ, 100 में से 25 रुपये लगाओ, लेकिन 25 रुपये लगाओ ज़रूर, क्योंकि फिर अपॉर्चुनिटी शायद आपको वापस मिले। तो सर ये 25 रुपये आपके हिसाब से कहाँ पे लगाने हैं? तो डीपी भाई, अगर मुझे शुरुआत करनी है तो मैं जाहिर है, क्योंकि विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली ज्यादातर दिग्गज सूचकांक में हुई और उसी के कारण है कि हमने 10% के आरएक्स का करेक्शन सूचकांक में देखा। कुछ शेयर्स में क्षेत्र के आधार पर बिकवाली कुछ थोड़ी बहुत हावी और होती हुई दिखी, क्योंकि नतीजे भी कमजोर आए थे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो अगर आप मुझे क्षेत्र के आधार पर, मैं आपने जो 25% की बात करी ना डीपी भाई, तो मैं तो कहता हूं कि 25% से थोड़ा ज्यादा कर दीजिए अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता है। अगर नहीं है तो 25% भी ठीक है। तो प्राथमिकता के आधार पर मैं 4 या 5 क्षेत्र आपके सामने रख देता हूं, जिससे दर्शकों को मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत समझने में आसानी हो जाएगी और सहूलियत हो जाएगी। तो क्षेत्र के आधार पर ऊर्जा उत्पादन, अब ऊर्जा उत्पादन में ऊर्जा वितरीकरण और ऊर्जा उपकरण भी आ जाता है, कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग, वित्तीय क्षेत्र में बैंकिंग, सरकारी बैंक और निजी क्षेत्र की बैंक और कुछ मजबूत NBFCs, IT, क्योंकि IT में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आते हुए दिखा है डीपी पर, और मेरे ख्याल से ये परिवर्तन अब आने वाले तिमाहियों में और अगले वित्तीय वर्ष में और मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। और अगर मुझे कहीं और देना है ध्यान, तो एक और क्षेत्र में यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा, वो है ऑटो सेक्टर, ऑटोमोबाइल। तो ये 4 या 5 क्षेत्र है जहां पर दिग्गजों पर पहले आप ध्यान दें, और फिर अगर आपको थोड़ा बहुत और आपकी समझ अगर गहरी है और आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता थोड़ी बहुत ज्यादा है, तो आप फिर यहाँ पर मझौली कंपनियों पर भी ध्यान से। ये तमाम स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं जिन पर आपको फोकस करके चलना है। लेकिन एक और सेगमेंट आज फोकस में रहेगा और शायद वहाँ पर हम हेवी बीटिंग भी देखें, एक्सीडेंट साबित हो सकते हैं। वो हैं सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनीज IGL और MGL। दरअसल सरकार ने जो APM गैस का जो एलोकेशन है उसमें 18 से 20% की फिर से कटौती की है और लगातार दूसरे महीने ऐसा हुआ है। अब दिक्कत यह है कि अगर दाम नहीं बढ़ाती हैं तो मार्जिन पर असर पड़ेगा, दाम बढ़ाती हैं तो वॉल्यूम पर असर पड़ेगा। तो ये एक दुविधा कंपनीज के लिए बनी रहेगी। गुरांग सर, गुड मॉर्निंग। बताइए कितनी बड़ी चिंता है ये CGDs के लिए और किस तरह से देख रहे हैं आप इस खबर को? आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारी तरफ से। तो देखिए, भाव को लेकर के और एडजस्टमेंट को लेकर के सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को हमेशा थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, लेकिन ये भी वास्तविकता है कि जिस प्रकार से जो अवेलेबिलिटी या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचा जो खड़ा करने का प्रयास सरकार करी है, क्योंकि आज के तारीख में अगर आप देखने जाए तो आपको CNG शहरों के सीमाओं के भीतर मिल जाएगा, लेकिन आप बाहर चले गए हाईवेज, एक्सप्रेसवेज पे तो मिल जाएगा, लेकिन कुछ कठिनाई होगी आपको, क्योंकि उपलब्धि इतनी आसान नहीं है जहां तक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ CNG इज कंसर्न, यानी कि पेट्रोल पंप्स। अगर आप इस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियों के बारे में पूछ रहे हैं तो मेरे ख्याल से पहले तो महानगर पर भी खरीदारी की राय थी, लेकिन हमारे लक्ष्यांक आ गए हैं, तो महानगर गैस लिमिटेड पर हमने मुनाफा वसूली की राय दी है। इसके अलावा गुजरात गैस जैसी कंपनियां हैं, पेट्रोनेट LNG जैसी कंपनियां हैं, जहां पर मौजूदा परिस्थिति में हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। और देखिए, एक बात है, वॉल्यूम अगर बढ़ेगा, जैसे जैसे उपलब्धि थोड़ी बहुत आसान हो जाएगी मिलना, तो फिर एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो जाएगा ये। इन स्टॉक्स को लेकर ये व्यू। आज एक और शेयर जिसको लेकर खबर आई है वो है प्रेस्टीज एस्टेट्स का। हालांकि अगर हम इस साल की बात करें, जो वक्त बीता 2024 में नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं इस कंपनी ने, प्रेस्टीज एस्टेट्स ने, और पिछले अगर आप महीने भर में देखेंगे तो 1900 साढ़े 1900 रुपये के आसपास का भाव था, जो कि भाव हो गया है 1550 रुपये के आसपास का। हालांकि एक कमेंट है, मतलब उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया है
कि डिमांड अच्छी है और मार्च 2025 तक उनकी जो योजना है 50-55 हजार करोड़ रुपए के नए हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च करने की है। कुणाल जी, आप जरा चार्ट इसका चेक करके बताइए, क्या कोई एक्साइटमेंट आपको दिख रही है शेयर में? वेल, प्रेस्टीज एस्टेट की बात करें तो फिलहाल जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, मोमेंटम फिलहाल स्टॉक की जो है वो डाउन साइड की ही लग रही है। नो डाउट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने एक बुलिश समय कैंडलस्टिक्स फॉर्मेशन जरूर बनाया था, लेकिन 200 ईएमए का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फिलहाल स्टॉक में आ रहा है, जो आप कह सकते हो 1571 1571 के अराउंड है। अगर स्टॉक 1571 के ऊपर सस्टेन होता है तो एक अच्छी खासी मोमेंटम की आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, जिसके बेस पे 1715 और उसके बेस पे 1900 तक के लेवल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल स्टॉक को अवॉइड करके चलने की सलाह है। पोजीशन तभी बनाइए जब ये स्टॉक 1571 के ऊपर क्लोजिंग देता है। 1571 रुपए के ऊपर निकले तो ही आपको इसमें कोई पोजीशन बनानी है। प्रेस्टीज एस्टेट्स में एक बार खोलने देते हैं, देखते हैं कि किस तरह का एक्शन होता है इसमें। लेकिन आईजीएल एमजीएल को लेकर जो एक झटके वाली खबर है, निवेशक भी थोड़े परेशान जरूर होंगे मार्केट खुलने से पहले। जरा खबर को विस्तार से समझ लेते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ है, गैस के लोकेशन में कितनी कटौती हुई है और उसके मायने क्या हैं। हमारे सहयोगी सौमित सरकार जुड़ गए हैं, जो कि इस पूरे सेगमेंट को, ऑयल एंड गैस को बहुत बारीकी से ट्रैक करते हैं। सौमित, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या खबर आई है? सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जैसे कि आईजीएल और एमजीएल काफ़ी फोकस में रहेंगे, क्योंकि दोनों ही कंपनीज ने ओवर द वीकेंड अनाउंस किया था कि जो उनकी जो एपीएम गैस एलोकेशन है उसको करीब 18 to 20% से कम कर दिया गया। एपीएम गैस एलोकेशन क्या होता है? ये गवर्नमेंट से मिली हुई गैस होती है जो कि काफ़ी सस्ते भाव पर मिलता है। इस पर एक प्राइस कैप भी होता है $6.5 पर MMBTU का। अब ये एलोकेशन कम होने के कारण सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को ये जो शॉर्टफॉल है गैस का, उसे या तो न्यू वेल से जो गैस आ रहा है उससे, या तो डिफिकल्ट फील्ड से जो गैस आ रहा है उससे, या तो स्पॉट मार्केट से भरना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें इन मार्केट से ये गैस को खरीदना पड़ेगा। ये जो एपीएम गैस एलोकेशन का जो गैस है इसको कम मिलने के कारण अब ये जो गैस जो दूसरे गैसेस है वो उसके प्राइसेस काफ़ी हाई होते हैं, करीब $9 to $14 पर MMBTU के आसपास ये गैस मिलता है, जबकि एपीएम गैस जो है वो सिर्फ $6.5 पर MMBTU पर मिलता है। अब चूंकि उन्हें ये हायर प्राइस गैस खरीदना पड़ेगा, उसकी वजह से उनके मार्जिन पे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है अगर उन्होंने प्राइस हाइक नहीं लिया तो। अब ये भी याद रखिएगा कि एक महीने पहले ही गवर्नमेंट ने ये एलोकेशन जो है 20% से कम किया था, अब ये और 20% से कम कर दिया गया है, तो ये काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया। अगर आप उनके मार्जिन्स पे देखेंगे तो इसका इम्पैक्ट करीब ₹5.5 पर SCM का आ सकता है। और अगर इनको ये ये इम्पैक्ट पूरा निगेट करना है या पूरा निकालना है तो उन्हें कम से कम CNG सेगमेंट में CNG के जो प्राइसेस है उसको ₹9 पर kg से बढ़ाना होगा। अब ये काफ़ी बड़ा हाइक हो जाता है, करीब 13 to 14% का हाइक हो जाता है। अगर इतना बड़ा हाइक उन्होंने एक साथ ले लिया या स्टैगर मैनर में भी लेते हैं तो वॉल्यूम पे भी इसका एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो क्लियर समस्या आ चुकी है अभी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए कि क्या वो अपना मार्जिन संभाले या वॉल्यूम ग्रोथ को देखे। तो अगर अब उन्होंने प्राइस हाइक नहीं लिया तो मार्जिन पे तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट आएगा, और अगर उन्होंने प्राइस हाइक ले लिया तो शायद आगे चल के वॉल्यूम्स पे भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के सामने CNG का जो प्राइस डिफरेंस है वो और कम हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों पर ये अहम खबर। सौमित, शुक्रिया ये सारी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आईजीएल और एमजीएल के लिए गैस आवंटन में फिर से बड़ी कटौती। बाजार खुलने के बाद इन कंपनियों के पर किस तरह का असर पड़ता है इस पर खास नजर रहेगी, लेकिन ट्रंकेटेड वीक की शुरुआत हम कर चुके हैं। इस वक्त अगर आप देखें बुधवार का सेशन भारतीय बाजार छुट्टी पर होंगे, क्योंकि कह सकते हैं कि मुंबई जो है वोट डालने जाएगा, और अब जब वोट डालने जाएंगे हम तो फिर बैंक्स हैं, करेंसी है, मार्केट सारे के सारे बंद रहेंगे। पर भारतीय बाजार की तबीयत जो है वो नासाज अब भी नजर आ रही है। लगातार पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन से बिकवाली का दबाव जो कि अब भी जारी है, और आज सुबह भी अगर आप देखेंगे भारतीय बाजार के लिए विदेशी बाजार से संकेत जो आ रहे हैं वो कमजोरी की तरफ ही ज्यादा इशारा करते हैं। गिफ्ट निफ्टी की अगर बात करें, कमजोरी वहां पर करीब 80-83 अंकों की देखने को मिलेगी। FIs की FN और कैश में बिकवाली जारी है, जो कि एक बड़ा कंसर्न, और कंसर्न जो है बिल्कुल ही सॉर्ट आउट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
शुक्रवार को अमेरिकी बाजार में बिकवाली थी और गुरुवार के ट्रेडिंग सेशन से इनफैक्ट अमेरिकी बाजार को देखना चाहिए क्योंकि हम शुक्रवार को बंद थे। तो करीब 2-2.5% की बिकवाली गुरुवार को, और उसके बाद हमने देखा करीब 2-2.5% की बिकवाली शुक्रवार के सेशन में भी। तो इस बिकवाली को भी भारतीय बाजार को डाइजेस्ट करना होगा। देखते हैं शुरुआत जब होगी किस तरह के सेंटिमेंट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन इस बीच विमेन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल हमारे साथ शिवांगी साडा जुड़ गई हैं। उनसे जानते हैं कि आज के लिए स्ट्रैटेजी क्या कुछ बनाकर वो चल रही हैं और कहाँ पर उनकी नजर है। गुड मॉर्निंग शिवांगी, बताएं। जी वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। तो हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में थोड़ी बहुत प्रेशर अभी बनी हुई है एंड इनफैक्ट थोड़े ग्लोबल कंसर्न्स भी है। तो कहीं ना कहीं हमें बहुत ही ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक रहना होगा। यहाँ पे मेरा पसंदीदा काउंटर जो है वो है इंडियन होटल। स्टॉक ने लगातार रेजिलेंस दिखाया है इस पूरे मार्केट के वॉलेटिलिटी और करेक्टिव फेज के बावजूद, और मंथ ऑन मंथ बेसिस हमने देखा है इसमें बाइंग हुई है कोई भी छोटे डिक्लाइंस में। ना अच्छी बात यह है कि इसने एक रेंज ब्रेकआउट दिया है डेली फ्रेम में, और जिस तरह से क्लोजिंग हुई है हायर जोन्स पे थर्सडे के सेशन में, ये क्लियरली इंडिकेशन है कि बुल्स अब यहाँ से टेक ओवर करने की पूरी तैयारी में है। तो मेरी ये राय रहेगी कि हम यहाँ पे खरीदारी करें। अच्छी खासे शॉर्ट कवरिंग मूव के बाद लॉन्ग्स बिल्टअप होने की एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे। तो 770 के टारगेट्स के लिए हम इसमें खरीदारी करें 725 के एक स्टॉप के साथ। एब्सोल्युटली। तो चलिए ये इनफैक्ट स्ट्रैटेजी मिलती हुई और इंडियन होटल्स पर नज़र रहेगी। इनफैक्ट ये स्टॉक की अगर बात करें, हमने देखा है इसमें मोमेंटम भी बिल्टअप होता है और यहाँ से आगे मजबूती के भी पूरे आसार नज़र आते हैं। तो करंट सिनेरियोज 770 तक के टारगेट्स शिवांगी को नज़र आते हैं। इंडियन होटल्स में 725 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। लेकिन आज जो मेटल कंपनियाँ जो हैं उनके लिए भी एक बड़ी खबर आती हुई देखने को मिलेगी, जिसके चलते एल्यूमिनियम और मेटल कंपनियों पर खास तौर से नज़र होनी और इसमें कहां कहां पर इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा, कौन से कंपनियां हैं जिस पर असर खास तौर से देखने को मिलेगा। और कह सकते हैं कि चीन एल्यूमिनियम और कॉपर पर एक्सपोर्ट टैक्स की छूट को खत्म करने जा रहा है। इम्पैक्ट क्या होगा, आइए आशीषा से एक बार समझ लेते हैं। आशीषा, गुड मॉर्निंग, बताइए। बिल्कुल, सभी एल्यूमिनियम स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। हिंडाल्को, नैल्को, वेदांता। एलएमई पर एल्यूमिनियम के प्राइसेस में करीब 8% का उछाल शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में दिखा था। 5.5% की तेज़ी के साथ एलएमई पर एल्यूमिनियम बंद होता हुआ नजर आया। काफ़ी अच्छी तेज़ी यहाँ पर दिखी और इसके पीछे की वजह ये थी कि चाइना ने जो पहले एक्सपोर्ट रिबेट दिए थे एल्यूमिनियम और कॉपर के एक्सपोर्ट पर, वो रिबेट कम करने की बात की है, बंद कर देने की बात की है, जिसके चलते ग्लोबली जो एक्सपोर्ट करता था चाइना कॉपर और एल्यूमिनियम का, उसमें दबाव दिखेगा, उसमें कमजोरी दिखेगी, जिसके चलते सप्लाई कम होते हुए नजर आएंगे और पॉजिटिव इम्पैक्ट प्राइसेस पर दिखेगा। ग्लोबल कॉपर और एल्यूमिनियम मार्केट में सप्लाई कम होगा तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट और पॉजिटिव इम्पैक्ट ग्लोबल एल्यूमिनियम और कॉपर प्राइसेस पर दिखेगा, जिसके चलते एलएमई पर एल्यूमिनियम और कॉपर के प्राइसेस में शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में बढ़ोतरी दिखी। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट प्राइसेस बढ़ेंगे, तो जिसके चलते डोमेस्टिक यानी भारतीय बाजार में जो एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरर्स है हिंडाल्को, नैल्को और वेदांता, इनको पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। लेकिन जो कंपनियां एल्यूमिनियम को कंज्यूम करती है, ऑटोमोबाइल यानी कार मैन्युफैक्चरिंग में एल्यूमिनियम इस्तेमाल किया जाता है, कंस्ट्रक्शन है, पैकेजिंग है, जहां पर एल्यूमिनियम का कंजम्पशन होता है, उनको नेगेटिव इम्पैक्ट दिखेगा एल्यूमिनियम के प्राइसेस बढ़ने से। बट ऑल इन ऑल एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरर्स के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। एक्सपोर्ट रिबेट जो दिए जाते थे उसे हटा देने की बात चाइना ने की है और इसी के चलते कई सारे एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम रिलेटेड स्टॉक्स आज के ट्रेडिंग सेशन में फोकस में रहेंगे। आशीषा, शुक्रिया ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो क्लियरली चीन एल्यूमिनियम और कॉपर पर जो एक्सपोर्ट टैक्स की छूट को खत्म करने जा रहा है, इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट एल्यूमिनियम कंपनियों जैसे हिंडाल्को, नैल्को, वेदांता पर पड़ता दिखेगा। गौरांग सर, गुड मॉर्निंग। एलएमई पर शुक्रवार को एल्यूमिनियम कीमतों में 8% का उछाल देखने को मिला। ऑफकोर्स हिंडाल्को, नैल्को, वेदांता जैसी काउंटर्स के लिए हम देखेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट, लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट एल्यूमिनियम कंज्यूमिंग का स्पेसेस जो है उनके लिए क्या पड़ता दिख सकता है, पर्टिकुलरली ऑटो, कंस्ट्रक्शन, पैकेजिंग स्पेस। आपकी राय क्या होगी? धन्यवाद मानसी, आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात हमारी तरफ से। देखिए, स्थानीय मार्केट में तो जो सकारात्मक संकेत हैं धातु क्षेत्र को लेकर के, उससे तो हम काफी संतुष्ट हैं। खास करके जो परिवर्तन और बदलाव कुछ क्षेत्र जहां पर खपत होती है एल्यूमिनियम की, उसके साथ साथ कॉपर वगैरह की, वो है रियल एस्टेट सेक्टर और दूसरा है ऑटो सेक्टर।
अमेरिका, माफ कीजिएगा, चाइना से जो खबरें आते हैं वहां से भी थोड़ा बहुत असर पड़ता है इस क्षेत्र के ऊपर। वो निर्भर होता है मानसी किस प्रकार की खबरें आती हैं। सकारात्मक खबरों पर हमारे यहाँ पर धातु क्षेत्र ऊपर जाते हुए दिखेंगे और नकारात्मक खबरों पर नीचे आते हुए दिखेंगे। नाल्को और इंडाल्को ये दो कंपनियां हैं, अगर हम कॉपर और एल्यूमिनियम की बात करते हैं, जहां पर बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय है। और बाकी अन्य जो धातु क्षेत्र की कंपनियां हैं जहां पर हम निवेश की राय दे रहे हैं वो है टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जीएसपीएल, एनएमडीसी, वेदांता। ये कुछ बाकी अन्य कंपनी हैं जहां पर हमारी खरीदारी की राय है। एल्यूमिनियम स्पेस पर इस खबर के बाद एक फंडामेंटल टेक भी आपके लिए आता हुआ, लेकिन इस बीच कुणाल, गुड मॉर्निंग। मुथूट फाइनेंस, मणप्पुरम फाइनेंस, गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनियां जो है इस पर एक बार नज़र होनी चाहिए, क्योंकि हमने बाजार बंद होने के बाद इनफैक्ट ड्यूरिंग द वीकेंड मुथूट फाइनेंस के नतीजे देखे, नंबर्स ठीक ठाक रहे। दूसरी तिमाही में मुनाफे के फ्रंट पर हमने देखा ऑलमोस्ट 28% का अपमूव और ब्रोकरेजेस के भी पॉजिटिव रेडार पर। क्या राय होगी मुथूट फाइनेंस पर आपकी? वेल, मुथूट फाइनेंस का अगर चार्ट देखें तो फिलहाल 1775 के अराउंड का स्टॉक का क्लोजिंग है। 200 डीएमए का काफी अच्छा सपोर्ट है जो लोअर लेवल पे 1720 के अराउंड है। इतना ही नहीं, अगर हम रिसेंट बॉटम या टॉप की बात करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं 1700 के लेवल के अराउंड अभी आ रहा है। सो मल्टीपल सपोर्ट फिलहाल मुथूट फाइनेंस को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी डेफिनेटली 1700 के एसएल के साथ। एसएल थोड़ा सा बड़ा होगा वॉलेटिलिटी को नजर रखते हुए, बट 1700 का एसएल यहाँ पे हमें मेंटेन करना है। टारगेट की बात कर लेते हैं तो सबसे पहला टारगेट जो है वो 1870 का है, और जैसे ही 1870 ब्रेक होता है ऊपरी लेवल पे आपको 2000 तक के भी टारगेट मुथूट फाइनेंस देखने के लिए रेडी हो जाएगा। तो खरीदारी करके चलने की सलाह है। 1700 का एसएल हम यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे। ठीक है, 1700 का यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, खरीदारी करके आप चल सकते हैं। यहाँ से एक अच्छे और पॉजिटिव प्राइस एक्शन की उम्मीद करके चलिए मुथूट फाइनेंस में। पर आज ब्रोकरेजेस के रेडार के चलते और नतीजों के चलते होनासा कंज्यूमर्स पर भी नज़र रहेगी, क्योंकि यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स का डाउनग्रेड आया है। हालांकि उन्होंने जो रेटिंग भी डाउनग्रेड की है, साथ ही टारगेट प्राइस भी घटाए हैं और नतीजों में भी कुछ खास निकल कर नहीं आया है। आप देखिए स्टॉक में लगभग 20% की, लगभग 18% की गिरावट के साथ शुरुआत होने जा रही है। पर शिवांगी, मैं एक बार आपसे इंपॉर्टेंट लेवल समझना चाहूंगी। होनासा कंज्यूमर्स, कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो कि आप हाईलाइट करना चाहेंगे इसके लिए? बिल्कुल, सृष्टि, अगर हम पूरे कंजम्पशन स्पेस या इस पूरे स्पेस की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो थोड़ी बहुत वीकनेस अभी है यहाँ पे। और इस बाजार में हमने देखा है कि ये पूरे सेक्टर ने सबसे ज्यादा हिट लिया है, और थोड़ी और हम देख रहे हैं कि वीकनेस यहाँ बनते हुए दिखेगी। तो मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा वेट एंड वॉच करें। स्टॉक ने लगातार पिछले 3 महीनों से गिरावट देखा है, और वीक ऑन वीक बेसिस पे एक सेलिंग प्रेशर कोई भी बाउंसर्स में इंटैक्ट है। हालांकि अपने एक प्रीवियस सपोर्ट जोन्स के आसपास आ रुका है। 350 का लेवल एक अहम लेवल रहेगा, बट एक वन वे रिकवरी या वन वे कन्विक्शन नहीं आते हुए नजर आ रही है। ठीक है, तो एक वीकनेस ही देखी जा सकती है होनासा कंज्यूमर्स के लिए। देखते हैं कि जो 300 का लेवल है वो होल्ड करता है या नहीं। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा देखना, पर आज वीकनेस की ही आप इसमें उम्मीद करें। पर 9 बज चुके हैं और वक्त हो चला है जानने का कि आज के नवरत्न स्टॉक्स कौन से हैं, और ये पूरी लिस्ट के साथ तैयार हैं हमारे सहयोगी शरद दुबे। सीधे चलते हैं उनके पास। शरद, बताइए आज कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे? जी बिल्कुल सृष्टि, सबसे पहले जो है अर्निंग्स पे हम फोकस करेंगे। हीरो मोटोकॉर्प के नतीजे आए थे मार्केट आवर्स के बाद थर्सडे को, तो यहाँ पे जो है बेटर देन एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस ओवरऑल देखने मिला। इनलाइन एस्टिमेट से तो अच्छा ही देखने मिला था। और याद रखिए जो रूरल पिकअप हो रही है डिलीवरीज में, उस पर पॉजिटिव कमेंट्री भी है, और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसमें भी स्ट्रेंथ देखने मिली है। दूसरा स्टॉक ग्रासिम पे बात करेंगे। यहाँ पे कमज़ोर नतीजे देखने मिले, और इसका कारण है कि जो पेंट्स बिजनेस है उनके इन्वेस्टमेंट्स के कारण इनके एबिडा मार्जिन्स पे इम्पैक्ट पड़ा है। हालांकि टॉप लाइन परफॉर्मेंसेस फाइनेंशियल सर्विस और स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट में अच्छी मूवमेंट आई है। होनासा कंज्यूमर के जो है कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं। गोल्डमैन सैक्स ने डाउनग्रेड भी कर दिया स्टॉक को। न्यूट्रल से पहले बाय था, टारगेट प्राइस जो है घटा दिया है 375 का, पहले टारगेट प्राइस 570 हुआ करता था। कंपनी कॉन कॉल में कही है कि उनकी जो बिज़नेस मॉडल है उसको वो चेंज कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, तो इसके कारण जो है
ज़रूर आप फोकस में रखिएगा स्टॉक को। और याद रखिए 324 रुपये पे जो है ये कंपनी की IPO प्राइस हुई थी और 330 पे लिस्टिंग हुई थी, तो आज शायद ये भाव जो है गिर सकता है इसके नीचे भी। मुथूट फाइनेंस की बात करें तो AUM ग्रोथ गाइडेंस वो 15% से बढ़ा के 25% कर दें, नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं, तो मुथूट फाइनेंस पे भी नज़र रखिएगा। डिलीवरी की बात करें तो कंपनी जो है घाटे से मुनाफे में आ गई है। पार्शियल ट्रकलोड और सप्लाई चेन बिजनेस यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिली है। IGL MGL की बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट इन दोनों स्टॉक्स में देखने मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने 20 और 18% का जो है कटौती किया गया है गैस के एलोकेशन को। अगर ये कंपनीज प्राइस हाइक नहीं लेती है तो इनके मार्जिन में भारी दबाव आ सकता है, तो एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो इन स्टॉक्स में देखने मिल सकता है। हिंडाल्को नाल्को वेदांता पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। चाइना ने एक्सपोर्ट टैक्स रिबेट को कैंसिल कर दिया है, अब ये जो है December 1 से लागू होने वाला है और ये पॉजिटिव हो जाती है इन तीनों कंपनीज़ के लिए। और ऑफ कोर्स एल्यूमिनियम की जो एल्यूमिनियम प्राइसेस एल्यूमिनी उसमें भी जो है बढ़ोतरी देखने मिली फ्राइडे को। ABB इंडिया वार्निंग लेटर आया है सेबी द्वारा इनसाइडर ट्रेडिंग 2 डेजिग्नेटेड पर्सनस को लेके, हालांकि कंपनी ने कहा कि बड़ा मेजर मटेरियल इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। आखिरी स्टॉक हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज, यहाँ पे स्विगी फोकस में रहेगा। इक्वेरियस की रिपोर्ट आई है, यहाँ पे उन्होंने इनिशिएट ऐड किया है, टारगेट प्राइस रखा है 450 रुपीज़ का, और ओवरऑल एक्सपेक्ट करें कि कंपनी की जो फूड डिलीवरी बिजनेस है 18% ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू जो है CAGR अगले 5 साल में अचीव कर सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज है जहाँ पे आपको एक्शन देखने आज मिलेगा। ठीक है, तो ये नवरत्न शेयर हो गया आपके सामने। और अब अगर आप लेवल्स फ्रीज देखेंगे ना तो आपको देख के अच्छा लगेगा कि 70 पॉइंट ऊपर निफ्टी का पहला टिक आ सकता है, क्योंकि फ्रीज लेवल्स है। और दूसरा 132 पॉइंट ऊपर निफ्टी बैंक का आ सकता है, ये इसके फ्रीज लेवल्स हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इंपॉर्टेंट चीज़ मार्केट के अंदर ये लेवल्स नहीं है, इन लेवल्स का टिकना इंपॉर्टेंट है। अभी मैं यूट्यूब पे कुछ एक व्यूअर्स के कमेंट देख रहा था, उनमें से एक व्यूअर थे, उन्होंने कहा कि डिम्पी भाई हमने तो 100 रुपया जो लगाया था वो ऑलरेडी 25 हो गए, अभी आप कह रहे हो कि 25 रुपये और लगा लेने मार्केट के अंदर। देखिए 100 रुपया अगर गलत लेवल पे लगाया तो उसका 25 होना स्वाभाविक है। अगर वो 25 रुपये सही लेवल्स पे लगे हैं तो फिर उसका 25 भी रहना है बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी बात है, भले वो ना भी बढ़े। अब मेरे को नहीं पता कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे कितनी और किस रूप में लगी हुई थी, बट ये बात सच है कि बाज़ार की वैल्यूएशन आज से 1-1.5 महीना पहले थोड़ी टफ थी, ये सबको लग रहा था। या तो धीरे धीरे निकलना चाहिए था या फिर धीरे धीरे, अब जो हुआ सो मैं पास्ट में तो जाऊंगा भी नहीं। अभी क्या करना है? अभी मेरे को नहीं पता आपके 100 वाले का लेवल 25 है, लेकिन अभी के 25 रुपये ज़रूर लगाओ अगर आपके पास अभी के 25 रुपये हैं तो, यानी कि 100 में से कुछ एक इन्वेस्टमेंट ज़रूर करो। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मार्केट नीचे आ गया, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे इंडिकेटर्स, बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारी चीज़ें मार्केट के अंदर अब ऐसी आ रही हैं जिससे इंडिकेशन ये मिलता है कि बाज़ार में एक राउंड की कवरिंग एक्सपेक्टेड है जो आ सकती है। वो कवरिंग कितनी फास्ट होगी, वो कितना अच्छे रूप में आएगी, अभी कहना जल्दबाजी है, लेकिन एक राउंड की कवरिंग आनी चाहिए बाज़ार में इस समय अब। ठीक, तो इसलिए बस मैंने वो पॉइंट आपके 25 रुपये वाली पॉइंट को उठा के मैंने आपके सामने रखा। खैर अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ लीजिएगा, अगर आपको कहीं भी हमारी बात से कोई भी इत्तेफाक नहीं आप रखते हैं तो ज़रूर बिल्कुल पूछ लीजिएगा। अब आ जाते हैं निफ्टी के टॉप गेनर्स पे। आज हीरो मोटोकॉर्प, हिंडाल्को, NTPC बढ़त के साथ खुलेंगे। हीरो मोटोकॉर्प तो बाकायदा 5% ऊपर खुलेगा, एक बार ज़रा स्क्रीन पर दिखाना। सन फार्मा, TCS भी ऊपर खुल रहे हैं गैप के साथ। मैंने इसमें सभी में कोई न्यूज़ ढूंढूँ वो मेरी वजह नहीं है। मेरे को आज जो 5 शेयर बड़े दिख रहे हैं, 4-5 शेयर बड़े दिख रहे हैं, वो मेरे को अच्छे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि उनमें एक तो परसेंटेज काफ़ी अच्छा है। जैसे एग्जांपल के लिए TCS ये 1.5% है, हीरो मोटोकॉर्प 5% है, हिंडाल्को 2.5% है, ठीक है ना, तो इनका परसेंटेज बड़ा है। दूसरा, बड़े शेयर स्क्रीन पर दिख रहे हैं। मैं आपको एक बार बताऊँ, HDFC बैंक भी बाकायदा 7 रुपये बढ़कर खुलेगा, इसलिए मैंने बोला नहीं 7 रुपये इन सब के आगे बहुत छोटे हैं, बट वो भी बढ़कर ही खुल रहा है, गैप के साथ खुल रहा है। तो अच्छी बात यह है कि मार्केट के अंदर आपको जो ओपनिंग का डैमेज दिख रहा था वो काफ़ी हद तक लेवल्स में अभी तो नहीं दिख रहा। ओपनिंग के बाद क्या चीज़ वेट करनी है आपको, 10 मिनट वेट करना है कि कितना जल्दी ये बाय होता है या ये कितनी जल्दी वापस से सेलिंग के प्रेशर में आता है। अगर ये स्क्रीन से पता लग जाएगा, इसमें कोई लेवल ज़रा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये स्क्रीन से पता लग जाएगा आपको। फिर भी मैं बताता हूँ 23,555 लेवल जो है वो 200 दिनों का एवरेज है। बैंक निफ्टी को मत चेक करना, बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे आके फिर उसकी एवरेज मेंटेन होगी, लेकिन
अगर आप निफ्टी के ही लेवल से चेक करना चाहो तो 23,555 के ऊपर जब तक हम खड़े हैं वैसी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 200 दिनों का एवरेज है। देखते हैं क्या होता है। पहले 10 मिनट मार्केट को हम तो ज़रूर देंगे कि वो क्या करता है, उसके बाद फिर आगे का ट्रेड के बारे में समझेंगे, जानेंगे, देखेंगे। मार्केट्स खुल रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन की रेशो आपके स्क्रीन पर आई है, ऑलमोस्ट 2 गुना है। 44 पॉइंट की बढ़त, ये धीरे धीरे करके गुम होगी, ध्यान रखिएगा, और हो गई है आपकी स्क्रीन पर। लेकिन फिर भी ज़रा डरिएगा, घबराइएगा नहीं, क्योंकि अगले 10 मिनट आपको देने हैं बाजार में बुल्स और बियर्स की फाइट के बीच में, देखने में कि कितना प्रेशर मार्केट्स में और लेके आते हैं। बैंक निफ्टी की भी जो बढ़त थी वो ऑलमोस्ट अब रफू चक्कर यानी कि गुम हो रही है, और इसके अंदर भी आप 50,000 के लेवल को वापस आ देख रहे हैं। 5 पॉइंट का इस समय नुकसान है। सेंसेक्स ऑलमोस्ट इस समय फ्लैट है, तो इसलिए पहले 10 मिनट अब छोड़ दो 1 मिनट के लिए। मत देखो हर 100 पॉइंट पे रणनीति बनाना समझदारी नहीं है। बाज़ार को एक लेवल को पकाने के लिए समय चाहिए। आप घूरते रहेंगे, देखते रहेंगे, वो आप ही डिस्टर्ब होंगे। मार्केट थोड़ी डिस्टर्ब होता है कभी भी, वो आपकी डिस्टर्बेंस का लेवल आएगा। इसलिए थोड़े से लेवल्स को पक जाने दे दें, फिर हम देखते हैं क्या किया जाएगा। एडवांस डिक्लाइन की रेशो उतनी ख़राब नहीं है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था। अभी भी आपको 1300 शेयर वर्सेस 600 शेयर्स दिखेंगे स्क्रीन पर। ज़रा पहले 5 बड़े शेयर्स दिखाना स्क्रीन पर, फिर हम और सारे शेयर्स भी दिखाने लगेंगे जहां पर आज मोमेंटम मार्केट का बनेगा। पहले निफ्टी के साथ साथ TCS, इन्फोसिस, HDFC, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ये सब दिखाते जाओ स्क्रीन पर। ये 6 के 6 शेयर्स अगर आपको हरे निशान में मिल जा रहे हैं स्टार्टिंग में, तो ज़्यादा डरने की बात नहीं। TCS भी हरे निशान में, रिलायंस हरे निशान में। दिखाओ जरा एक बार HDFC भी दिखाते हैं। ये फास्ट फायर कीजिए जो भी बैठा है प्रोड्यूसर। HDFC 6 से 7 रुपये ऊपर है शुरुआत में, जैसे मैंने कहा। इन्फोसिस में 1.5% तक का नुकसान है। एक बार ज़रा NTPC और दिखाओ, सॉरी माफ़ कीजिए, HUL दिखाओ और LNT दिखाओ। HUL और LNT ये दो और दिखा दो। HUL और LNT। HUL इस समय फ्लैट है, और एक बार LNT और दिखाओ स्क्रीन से। ठीक है, डन। तो ज़्यादातर शेयर, सिर्फ एक इन्फोसिस को छोड़ दें तो आपके जो मैंने 6 शेयर आपको स्क्रीन पे दिखाए, उसमें से 5 शेयर हरे निशान में। भले परसेंटेज ज़्यादा हो कम हो, डजंट मैटर, लेकिन उनमें फॉल नहीं है। तो मार्केट की ब्रेथ उतनी ख़राब नहीं है बड़े शेयरों की जो इंडेक्स मैनेज करने के काम आती हैं। ओवरऑल मार्केट की ब्रेथ आप चेक कर रहे हो स्क्रीन पर, 1400 वर्सेस 700 शेयरों का मूड है। अब आते हैं जरा टॉप गेनर्स पे, जरा दिखाइएगा स्क्रीन पर। हिंडाल्को आपको स्क्रीन पर दिखेगा, बढ़िया अच्छा एक शेयर है। मुथूट फाइनेंस 6% ऊपर है। डिलीवरी एक कैश का शेयर है आज, उसके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिल रहा है। वरुण बेवरेजेस दिखाओ स्क्रीन पर, आज इसकी दिन अच्छा निकल सकता है। वेदांता ऑलमोस्ट 3% ऊपर है, इसका दिन आज बढ़िया निकलने के चांसेस हैं। इसके अलावा अवंती फीड्स 5% ऊपर, और सुजलोन तो खैर 5% है ही। बस ये कुछ एक और शेयर्स आपको मैंने स्क्रीन पे बता दी। अब जो कमज़ोर शेयर है वो दिखाता हूँ। हुनासा लग गया इस पर सर्किट 20% का, और IGL नीचे 8%, MGL नीचे 6%। ऑलरेडी खबर हमने आपको बताई थी, स्वामित्व आपको बता रहे थे दाम नहीं बढ़ाएंगे, प्रेशर आ जाएगा, आ गया। 6-8% ये शेयर टूटे हैं। और एक और शेयर भी है, वो है लिस्ट में जो आज थोड़ा नुकसान दिखा रहा है, अदानी टोटल गैस। ये भी इसी से जुड़ा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी गैस की। इसके पास भी 4% तक का कट है। इन्फोसिस 1.5% नीचे। ये कुछ एक शेयर्स जो मैंने आपकी स्क्रीन पर रखे, बढ़ने और गिरने दोनों ही दिखा दिए कि कहाँ पे मेजर प्रॉब्लम है। एडवांस डिक्लाइन की रेशो बराबर हो गई है। एक दो काम और कर दो आप। जरा इंडिया विक्स में आपको दिखा देता हूँ। अभी इंडिया विक्स करीब 8-8.5% है। डैट मीन्स सम फियर इन द मार्केट्स तो स्टिल है, बट लेवल्स में अभी वो दिख नहीं रहा। तो मैं आई होप सो कि इंडिया विक्स थोड़ा कूल डाउन हो जाएगा, और अगर कूल डाउन होता है तो मार्केट को स्ट्रेंथ मिल जाएगी आज की। अभी तो बुल्स एंड बियर की फाइट है, बहुत कांटे की टक्कर है। ये डाटा में साफ दिख रहा होगा आपको भी, और स्क्रीन से भी दिख रहा होगा, एडवांस डिक्लाइन से भी दिख रहा होगा, है ना। तो बस थोड़ा वेट एंड वॉच करो। अभी कोई भी बड़ा डिसीजन मत लो मार्केट के अंदर उतरने का। एकोमुलेशन वर्ड जरूर ध्यान रखना, इकट्ठा करने का समय है। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आज ले लोगे कल ही रेट ऊपर हो जाएंगे, मैं कह रहा हूँ सिर्फ इकट्ठा करते जाओ। आपको लग रहा है 2 पैसे का अच्छा शेयर मेरे को मिल रहा है, ये ले लो, थोड़ा सा ले लो भले, ठीक। तो ये कुछ शेयर्स है। जरा हीट मैप स्क्रीन पर फटाफट से लेके आते जाओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे और फिर मेहमानों से ट्रेड लेना शुरू कर देंगे। हीट मैप्स लेके आइए स्क्रीन पर। अभी तो मार्केट अपने हिसाब से भी थोड़ा चलेगा, थोड़ा उसको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, थोड़ा विक्स बढ़ गया, अदरवाइज़ वैसे कोई दिक्कत नहीं दिख रही है लेवल्स में तो। और जो स्पेसिफिक नुकसान हो रहा है स्पेसिफिक ही है, पूरे मार्केट्स पे नहीं आया।
हीरो मोटोकॉर्प, हिंडाल्को, कोल इंडिया जैसे शेयर्स आप आपको बढ़कर दिख रहे हैं, निफ्टी के टॉप गेनर्स हैं। और अगर आप टॉप लूजर्स चेक करेंगे निफ्टी के तो इन्फोसिस और डॉक्टर रेड्डीज़ है, ये आपकी स्क्रीन पर है। बैंक के अंदर SBI, HDFC दोनों लीडरशिप लेके आज बैठ रहे हैं। HDFC तो बकायदा 1% ऊपर हो चुका है और PNB, ICICI बैंक भी कुछ सारे निशान में है। ज़्यादा डैमेज में को आज बैंक निफ्टी में भी नहीं दिख रहा। IT के अंदर इन्फोसिस को अगर छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर शेयर्स में 1% से कम तक की ही गिरावट है। हाँ, विप्रो आज 1.5% और टूटा, ये आपको अपनी स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा। लेकिन जरा और इंडाइसिस, मेटल इंडेक्स थोड़ा ठीक है। ग्लोबल मार्केट्स के अंदर चीज़ें बदलेंगी तो थोड़ा ठीक होगा। और नाल्को, हिंडाल्को, वेदांता, ये सभी के सभी शेयर्स थोड़ा ऊपर है। इसमें डॉलर रुपये इक्वेशंस भी बहुत ध्यान रखना कि वो आपके फेवर में जा रही है कि नहीं जा रही है। अभी तो रुपया काफ़ी हद तक कमज़ोर है। दूसरा, निफ्टी का अगर आप ऑटो इंडेक्स चेक कर रहे हैं तो ऑटो इंडेक्स के अंदर ठीक बढ़त है। हीरो मोटोकॉर्प 4% ऊपर के साथ इसने इंडेक्स को ओवरऑल ठीक कर रखा है। रियल एस्टेट का इंडेक्स में स्पेसिफिक ट्रेड करने की ज़रूरत है। इसमें एक तरफा पूरा रियल एस्टेट ना चेक करें। सदर्न इंडिया की कंपनी नॉर्थ इंडिया कंपनी से ज़मीन और आसमान का फ़र्क है प्रोडक्ट में और उनके प्राइसिंग में भी, तो इसलिए अलग अलग हर चीज़ को अलग अलग कैलकुलेट करें। रियल एस्टेट में तो कम से कम। ऑयल एंड गैस, ये सेगमेंट आपके लिए है। इसमें अगर आप वैसे रिलायंस नहीं है, अगर मैं इसमें रिलायंस डाल दूँ तो ऑलमोस्ट फ्लैट है इस समय, कुछ ज़्यादा बड़ा मूव उसके अंदर नहीं मिल रहा। ये मिड कैप और स्मॉल कैप भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अब जरा मेरे सहयोगी आपसे मार्केट से मेहमानों से कनेक्ट करके आपके सामने ट्रेड रखेंगे। बस मैं इतनी सी बात कहूँगा कि अगले 10 मिनट अभी आप और रुको, बाज़ार को थोड़ा करने दो फाइट। अगर जीत जाते हैं तो फिर हल्की सी एक रिकवरी आएगी और अगर आज नहीं जीतते तो फिर वापस थोड़ा फॉल आ सकता है। ये रिकवरी कहाँ तक और कैसे कैलकुलेट करें? 555 याद रखना, मैं लेवल फिर से बता देता हूँ। 23,555 के ऊपर जैसे ही निफ्टी आने लगेगा उसके ऊपर टिकने लगेगा, इंडिया विक्स गिरने लगेगा। समझ लेना रिकवरी स्टार्ट हो रही है, धीरे धीरे करके होगी 100-150 पॉइंट की। अभी अगर 555 नहीं आता, इंडिया विक्स नहीं गिरता, तो चाहे आप इधर उधर कुछ भी समझ लो, फिलहाल जल्दी जल्दी बाजार ऊपर नहीं आएगा। बाजार इस वक्त बिल्कुल शुरुआती संकेत दे रहा है कि ये आज भी वॉलेटाइल होगा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर नजर होनी चाहिए क्योंकि मार्केट जब खुला तब एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1400 टू 700 नजर आ रहा था। उसके ठीक बाद फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हमने देखा 1200 एडवांस और उसके सामने 900 डिक्लाइन, तो इस वक्त 1100। सो क्लियरली हम देख रहे हैं कि बाजार जो है सेटल आज भी होता नहीं दिख रहा है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए बैंक निफ्टी में शुरुआती तेजी और वो बिल्कुल फ्रिजल आउट होती हुई दिखी। मिड कैप स्मॉल कैप में एक्शन आप देखेंगे। IT, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में गिरावट है, लेकिन इसके सामने फार्मा, PSU बैंक, ऑटो और मेटल्स इस वक्त बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। बाजार खुलने से ठीक पहले हमारी एक्सपर्ट शिवांगी शारदा ने इंडियन होटल्स पर अपनी राय दी थी। स्टॉक में एक मोमेंटम है और साथ ही कुणाल ने मुथूट फाइनेंस पर अपना आउटलुक दिया था, वहां पर भी हम देख रहे हैं एक इम्पैक्ट के साथ ही ऑफकोर्स रिजल्ट का इम्पैक्ट है जो कि शुरुआती सेशन में इम्पैक्ट के तौर पर नजर आ रहा है। मजबूती के साथ मुथूट फाइनेंस में ट्रेड नजर आ रहा है। इस वक्त गौरांग जी हमारे साथ, शिवांगी है, कुणाल है और नरेश मिरानी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेश, गुड मॉर्निंग। बताइए बाजार की शुरुआत को कैसे देख रहे हैं आप और स्टॉक्स कौन से हैं आपके रेडार पर? फ्लैट खुल रहे, दैट इटसेल्फ इज अ पॉजिटिव सिग्नल। बट अगर ऊपर में देखें तो अपना जो प्रीवियस टॉप है प्रीवियस डे का इज 23,675। वंस वी स्टार्ट क्रॉसिंग दैट, अगर जब वो क्रॉस होता है तब वो पॉजिटिव इंडिकेशन है, तब तक हम रेंज बाउंड ही रहेंगे। नरेश, स्टॉक्स कौन से हैं आपके रेडार पर इस वक्त? सो अभी भी मैं डिफेंसिव रहूंगा, लार्ज पैक्स देखूंगा। सबसे पहले बाय रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज पर, स्टॉप लॉस होगा 1240, टारगेट होगा 1340 का। दूसरा बाय होगा SBI पर जहां पे एक रीटेस्ट हो रहा है ब्रेकआउट का, स्टॉप लॉस होगा 790, टारगेट 850। चलिए, तो बिल्कुल मेजर प्लेयर्स हैं जो कि इस वक्त नज़र में हैं और अगर आप देखेंगे 23,520 27 के इर्द गिर्द ओपन होने के बाद इस वक्त अगर देखें निफ्टी में जो है बिकवाली का दबाव फिर से हावी होता है। बैंक निफ्टी की शुरुआती तेजी हवा होती हुई बैंकिंग प्लेयर्स में भले ही थोड़ा बहुत एक्शन नजर आ रहा हो, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप स्पेस में एक फोकस होना चाहिए क्योंकि वहां पर चुनिंदा पॉकेट से स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे। शिवांगी, कैसे देख रहे हैं बाजार की शुरुआत को आप? मानसी, तो बाजार थोड़े बहुत सॉफ्टनेस में ही ओपन हुआ है, वीक नोट पे ही है और सेलिंग प्रेशर थोड़ी बहुत बरकरार रहेगी जो वीक ग्लोबल क्यूज की वजह से। तो यहाँ पे चुनिंदा स्टॉक के साथ ही हमें रहना है जिसमें प्रेफर्ड स्ट्रेंथ है। तो मेरी राय रहेगी कि हम इंडियन होटल के साथ ही बने रहे और यहाँ पे एक अच्छी कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, वॉल्यूम्स भी कंफर्म कर रहे हैं।
आज के सेशन में फॉलो अप बाइंग भी देखने को मिल रही है प्रीवियस सेशन के एक अच्छे शॉर्ट कवरिंग मूव के बाद, तो यहाँ पे ही कंटिन्यू करने की सलाह रहेगी 770 के टारगेट्स के लिए, 770 के टारगेट्स के लिए और 725 के एक स्टॉप के बाद। 725 का एक स्टॉप लॉस और 770 इनिशियल टारगेट्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इन लक्ष्य को हासिल करने के बाद एक बार रिविजिट करेंगे शिवांगी से, उनके अपडेटेड टारगेट्स भी जानने की कोशिश करेंगे। गौरांग सर, बाजार खुलने से पहले हिंडाल्को नाल्को वेदांता पर आपने अपनी राय दी और उसके ठीक बाद इस वक्त भी हम देख रहे हैं इम्पैक्ट जो है मेटल स्टॉक्स पर नजर भी आ रहा है। लेकिन एक सवाल CLSA की जो रिपोर्ट आई है उस पर आपसे अब लेना चाहूंगी। गुरुवार के सेशन में जब स्पेशल शो में हम बातचीत कर रहे थे, दो चीजें आपने कही थी कि कॉन्फिडेंस ठीक बात है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बाजार पर होना नहीं चाहिए, और साथ साथ मार्केट के ओवरऑल अंडरटोन पर भी बुलिश नजरिया आपने बताया था। CLSA ने अपने एशिया पैसिफिक पोर्टफोलियो में भारतीय कंपनियों के हक में वेटेज बढ़ाया है और इसके विपरीत चाइनीज मार्केट से अपना वेट कट किया है। आउटलुक पॉजिटिव इस वक्त नजर आ रहा है, उसमें एक और कह सकते हैं कि एडिशन होता हुआ, कैसे देख रहे हैं इसे आप? मानसी, मेरे ख्याल से ये जो विचारधारा है और निर्भरता है हमारी, वो पिछले सालों में बहुत कम हो गई है। मैं बात कर रहा हूँ विदेशी संस्थागत निवेशकों की हमारे भारत वर्ष के बाजार में निवेश करने की। 5 साल पहले, 6 साल पहले निर्भरता थी, इसमें कोई बहुत मत, लेकिन मेरे ख्याल से पिछले 5 साल में हम काफी उभरे हैं और इतनी बड़ी बिकवाली के बाद भी हम केवल मात्र 10% गिरे हैं। और ये इसलिए संभव था कि स्थानीय संस्थागत निवेशक छोटे बड़े जिस प्रकार से जुड़े हैं शेयर बाजार से, चाहे वो सीधे सीधे शेयर बाजार में निवेश हो या फिर म्यूचुअल फंड, SIP या लमसम इन्वेस्टमेंट्स के द्वारा, तो यही एक बहुत बड़ा कारण है कि हमने मात्र 10% की गिरावट देखी। अन्यथा हम शायद और नीचे चले जाते। अब भी ये बना रहे हैं कि इनको, और मेरे ख्याल से ये मेरे समझ में नहीं आता है कि इनकी विचारधारा में इतने जल्दी बदलाव कैसे होते। अभी मेरे ख्याल से अब डेढ़ महीने पहले या 1 महीने पहले किसी विदेशी संस्थागत निवेशक ने किया था कि नहीं, हमें भारत बहुत महंगा लग रहा है, चाइना बहुत सस्ता लग रहा है, और अब 1-1.5 महीने बाद ये बोल रहे नहीं, हमें भारत अच्छा लग रहा है। तो इनकी मानसिकता पर मेरा प्रश्न उठता है कि भाई किस प्रकार की विचारधारा रखते हैं। लेकिन वो सब आप परे छोड़ दीजिए मानसी, मेरे ख्याल से हमारे में हम आत्मनिर्भर हैं। आने वाले समय में हम यहाँ से और उभर सकेंगे। जनवरी 2024 से लेकर के अक्टूबर तक हमने बहुत अच्छी तेजी देखी और फिर एक करेक्शन देखा है। ये करेक्शन अनिवार्य है, बहुत हेल्दी है, और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में यहाँ से हम काफी बेहतरीन तरीके से ऊपर की तरफ उभरेंगे। एक की दिक्कत जो मुझे लग रही है मानसी, वो है दूसरे तिमाही के नतीजे थोड़े बहुत कमजोर आए हैं। उसके अलावा मुझे और कोई दिक्कत नजर नहीं आती। दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट इन फैक्ट गौरांग सर, और ऑब्जर्व करने वाली बात भी है कि लार्जर ब्रोकरेज हाउसेज के रेट कट या फिर रेट एडिशंस के पीछे के रैशनल्स क्या हैं, लेकिन ओवरऑल अंडरटोन बुलिश है जो कि इस वक्त अच्छा नजर आ रहा है। CG कंज्यूमर, एक बार क्विकली नरेश आपसे राय जानना चाहेंगे। अच्छे नतीजे आते हुए दिखे और उसके बाद CLSA के फोकस रेडार पर आउट परफॉर्म की रेटिंग इन्होंने बरकरार रखी है। CG कंज्यूमर 500 तक के टारगेट से बताकर चल रहे हैं। 28% अप मूव हमने मुनाफे के फ्रंट पर जब नतीजे आए तब देखे थे। सो ओवरऑल अभी भी हम देखें तो ट्रेंड वीक है, क्योंकि जो ब्रेकडाउन हुआ था स्टॉक में 480 से लेकर 370 तक, तो बाउंस बैक में 410, 430 पे काफी रेजिस्टेंस आते रहेगा। सो फॉर नाउ वेट करेंगे। एटलीस्ट ये है कि आज के मूव के बाद डाउनसाइड मोमेंटम रिड्यूस हो गया, बट ओवरऑल अपसाइड में रेजिस्टेंस बहुत है। फिलहाल रेजिस्टेंस के पास है क्रॉम्पटन, यहाँ पर आप नज़र रखिए। पर आज अगर हम देखें तो हालांकि इंडेक्स को हम छोड़ दें, जहाँ पर इंडेक्स जो है हरे और लाल निशान के बीच में डिसाइड ज़रूर कर रहा है, पर ऐसे में कई सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पर ज़बरदस्त एक्शन है और आज चमकते हुए नज़र आए हैं एल्यूमिनियम फोकस काउंटर्स। हम बता भी रहे थे, अशेषा जुड़ी थी हमारे साथ बताने के लिए कि क्यों आज ये कंपनीज फोकस में रहेंगी, क्योंकि चाइना ने एक्सपोर्ट रिबेट को वापस लिया है। ऐसे में जो है जो प्राइस पैरिटी होती थी वो कम होगी, साथ ही चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आएगा। अन्य कंपनीज के लिए पॉजिटिव जरूर है। अब देखिए नाल्को और वेदांता जैसे शेयर्स जबरदस्त दौड़ लगाते हुए 4 से 6% की तेजी दिखा रहे हैं। एक बार शिवांगी, वेदांता पे मैं राय लेना चाहूंगी, क्योंकि नाल्को में ऑलरेडी एक 6.5% का मूव है, पर वेदांता जो कि 2.5% मजबूत है, क्या यहाँ पर अभी भी मौके हैं? जी बिल्कुल, वेदांता की अगर हम बात करें, आज एक अच्छी पुल बैक मूव जरूर देखने को मिल रही है।
पर आप अगर इसका वीकली स्ट्रक्चर देखो तो यहाँ पे कंसिस्टेंटली पिछले 6 हफ्तों से सेलिंग प्रेशर बरकरार रही है और कोई भी छोटे बाउंस को यूटिलाइज किया है सेलिंग में। तो यहाँ पे जो शॉर्ट्स ऐड हुए हैं वो काफी अब ऐड अप होते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे एक रिवर्सल जो है वो सस्टेनेबल रूप से नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि मार्केट का मूड माहौल भी थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। तो मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा वेट एंड वॉच करें। 450 के ऊपर अगर स्टेबल होके होल्ड करते हुए दिखता है ये काउंटर, तभी यहाँ पे एंटर करने की कोशिश करें, बॉटम फिशिंग करें। पर टिल देन आई थिंक हमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। नीचे 425 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है जिसको हम ध्यान रखें। ठीक है, 425 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट आ रहा है वेदांता पे। फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में फिलहाल वेदांता आपको दिख रहा है। पर आज कई दिनों बाद जो है सेलेक्ट टेलीकॉम स्टॉक्स जो है फोकस में ज़रूर आए हैं, जिसमें वोडाफोन आइडिया ले लीजिए, थोड़ा बहुत अपटिक वहाँ पर है, पर इंडस टावर्स धीरे धीरे करके मजबूत हो रहा है। एक बार नरेश मैं आपसे समझना चाहूँगी कैसे देख रहे हैं आप इसको चार्ट्स पे, क्योंकि 320 एक वो लेवल था जहाँ से ब्रेकआउट दिया, तो हमने कई बार इसकी चर्चा भी की, स्टॉक में मूवमेंट भी आया, पर फिर से उसी जंक्चर पे आकर खड़ा हुआ है इंडस टावर्स। क्या नरेश यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा दिख रहा है एक फ्रेश बाय के लिए? कैसे देख रहे हैं आप इसको? अगर हम देखें तो इसका जो जून 4 इलेक्शन डे का लो था अराउंड 300 के आसपास था, 290 to 310, तो वो एक सपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद भी जो डिप बना था जून में, तब भी अराउंड 310 का लो था। यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा 310 का। स्टॉक ने अच्छा करेक्शन कर लिया 460 से 300 तक, और जो मेजर लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट भी था स्टॉक का, जो 2019 से 2022 के टॉप भी 300-320 के पास थे। तो यहाँ से एक बाउंस बैक ट्रेड बनता है, बट स्टॉप लॉस काफी स्ट्रिक्ट होगा 310 का। तो एक बाउंस बैक ट्रेड बनता ज़रूर है, पर स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है 310 रुपए का, जो कि मौजूदा लेवल से लगभग 12 रुपए नीचे है। तो इस काउंटर पर फोकस ज़रूर रखें। पर आज जैसा कि मानसी भी हाईलाइट कर रही थी कि गोल्ड फाइनेंसेस कंपनीज, खासतौर से मुथूट फाइनेंस फोकस में रहेगा। आप देखिए धीरे धीरे करके लगभग 6% की तेज़ी इसमें हो गई है। FNO लिस्ट में सेकेंड टॉप गेनर उभर कर निकला है मुथूट फाइनेंस। शिवांगी, एक बार क्विकली आपसे इस पर चार्ट चेक लेना चाहेंगे। 1880 लेवल्स ऑलरेडी आ गए हैं, अगर किसी के पास है या खुलते ही उसने प्लस किया है, तो क्या ये सही स्तर है प्रॉफिट बुकिंग के लिए? जी बिल्कुल। मुथूट फाइनेंस की अगर हम बात करें, लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चर इसका काफी पॉजिटिव है। तो थोड़ी बहुत अगर इमीडिएट बेसिस में पेन पॉइंट भी रही है पिछले 2-3 हफ्तों से, तो वहाँ पे एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल रहा है। और ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर्स है अपने सेक्टर में, अपने क्षेत्र में। तो बिल्कुल मेरी राय रहेगी कि हम बने रहे यहाँ पे। वॉल्यूम्स यहाँ पे ऐड होते हुए दिख रहे हैं पॉजिटिव साइड में। स्टॉप लॉस जरूर ट्रेल करते रहे, क्योंकि मुनाफे को बांध के भी चलना है। तो यहाँ पे 1950 एक इमीडिएट लेवल बनते हुए दिख रहा है ऑन दी अपसाइड, और 1850 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखें। 1850 का एक सपोर्ट है, उसको आप ध्यान में रखें। और 1950 जो है वहाँ तक जाने का दमखम रखता है मुथूट फाइनेंस, तो इस काउंटर पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। पर इस बीच निफ्टी बैंक फिर से हरे निशान में आने की कोशिश कर रहा है। कुछ मिनटों पहले लगभग 100 अंकों की तेज़ी थी। तो वही है कि जिस तरीके से इंडेक्स को देखें तो हरे और लाल निशान के बीच में वो मूव ज़रूर कर रहा है, पर इंडिया वेक्स ऊपरी स्तरों से हल्का सा कूल ऑफ ज़रूर हुआ है। ये एक पॉजिटिव बात ज़रूर निकल कर आ रही है। आज IT में काफ़ी कमजोरी है, जिसमें इन्फोसिस, विप्रो, टेक, HCL टेक, ये सभी स्टॉक्स जो हैं कमजोर हो रहे हैं। पर इसके सामने कुछ टू व्हीलर काउंटर्स में खरीदारी जरूर है, जिसमें हीरो मोटोकॉर्प लीड करता हुआ जरूर नजर आ रहा है। पर इस बीच आइए स्वागत करते हैं किरण जानी का भी, वो भी हमारे साथ अब मौजूद हैं। किरण जी, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपसे समझना चाहेंगे कि क्या व्यू रख रहे हैं आप फिलहाल मार्केट्स पे, और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ पर है आपका व्यू और कहाँ पर है आपकी कॉल्स? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम मार्केट की बात करें तो जैसे पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था कि 23,700 23,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि हम यहाँ से और भी करेक्शंस देख सकते हैं। अब लास्ट 2 दिन से हम देख रहे हैं कि निफ्टी 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास सस्टेन थी, 23,500 को संभाले हुए थे। अब आज पहला दिन है कि मार्केट 23,500 के नीचे है। जिस तरह के पुट राइटर्स हम देख रहे हैं मार्केट के अंदर, देयर आर चांसेस कि हम सेकंड हाफ में यहाँ से रिकवरी देख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से प्री अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच कीजिए आप। जिनके पास है मार्केट में कोई भी पोजीशन, तो एक
स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कीजिए। यहाँ से अगर मार्केट में कोई भी रिकवरी पैन आउट होती है तो जब तक 23,600 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं होता है तब तक हमारा व्यू वेट एंड वॉच रहेगा। अब दूसरी तरफ बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं काफी स्ट्रांग है। जिस तरह से आज HDFC बैंक और दूसरी तरफ से आप देखो तो एक्सिस बैंक जिस तरह से मार्केट में सपोर्ट दिखा रहा है, देयर आर चांसेस कि हम यहाँ से एक रिकवरी अगर आएगी कोई भी तो प्राइवेट बैंक लीड कर सकती है, तो आप HDFC बैंक के ऊपर ध्यान रख सकते हो। और स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो PB फिनटेक हमें काफी अच्छा लग रहा है। आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि मार्केट ओपन होने के बाद हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो एक रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेकआउट है, तो काफी अच्छा सेटअप है। 1770 के आसपास ट्रेड कर रहा है, कोई भी डिप आया करंट मार्केट प्राइस से PB फिनटेक हम लॉन्ग करके जा सकते हैं। 1730 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर 1730 ब्रेक नहीं होता है नीचे के लेवल पे तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि हम ऊपर में 1850 तक के लेवल 1 से 2 दिन में देख सकते हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक PB फिनटेक हमें काफी अच्छा लग रहा है करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, किरण ने आपको अपने स्टॉक्स दे दिए, नरेश मिरानी और साथ ही कुणाल बोथरा मेरे साथ स्टूडियोज में दिखेंगे आपको। कुणाल सर पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। नरेश भाई आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, टाइम निकाला आपने। कुणाल भाई जरा जल्दी से मेरे को ये बता देंगे आप इंडेक्स पे कितनी और गिरावट आ सकती है, बस इसका कुछ आंकलन दे दीजिए। रिकवरी तो आ जाएगी बट कितना और डिप कर सकते हैं, जरा इसका जरा बेसिस थोड़ा कैलकुलेशंस कर दीजिए। तो धन्यवाद शो पे इन्वाइट करने के लिए। गुड मॉर्निंग। मेरे से मानना है कि अगर डाउन साइड में मुझे लग रहा है कि 22,800 23,200 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बन सकता है इंडेक्स के लिए। तो हालांकि ये पोजिशनल व्यू रहेगा। इंट्राडे में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट शायद थोड़ा सा रेजिलियंस और बाउंस दिखाए। सेकेंड हाफ में रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं इंडेक्स में, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर FI सेलिंग एक्सटेंड हो जाती है तो 22,800 और 23,200 का एक स्ट्रॉन्ग बेस बन सकता है इंडेक्स पर। ठीक है, मतलब कुल मिला के आप 23,000 के नीचे मार्केट्स को देख रहे हैं, यानी कि यहाँ से करीब 500 से 600 पॉइंट की और गिरावट है। एक्चुअली मैं बता देता हूँ, मिस्टर बलांके थे CLSA वाले, उन्होंने भी यही बात बोली है कि 22,800 के आसपास मार्केट का बेस बनेगा। जब मैं आज CLSA के पॉइंट्स आपको बता रहा था, मेरे से मिस हो गया पॉइंट बताना, लेकिन उनका मानना है कि इस डिकेड के एंड में, यानी कि इस पूरी 10 साल के एंड होते होते आप 37,000 का भी देखेंगे। मैं आपको पूरा आर्टिकल नहीं दिखा सकता, नहीं तो आप चाहें तो वो आर्टिकल को गूगल सर्च कर लें एक बार, जिसमें 37,000 निफ्टी लिखना, बस गूगल पे लिख दो 37,000 निफ्टी तो पूरा आर्टिकल आ जाएगा। उसमें उन्होंने रैशनल भी बताया है और साथ में एक और आर्टिकल भी आपको दिखेगा, ET के ही पेज पे है वो भी, कि वो 22,800 पे एक बेस बनता हुआ देखते हैं। तो मैं भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट के अंदर कुछ ज़्यादा बड़ा फॉल नहीं होगा, और अगर फॉल होता भी है तो ये एकोमुलेशन इस समय है। मैंने बाइंग और एकोमुलेशन में फ़र्क होता है। एग्रेशन कहीं नहीं रखाना, धीरे धीरे करके 54-58 से हमारी भाषा में कहते हैं कि धीरे धीरे करके अपने पोजीशंस को डालते जाओ और मार्केट के अंदर बस थोड़ा थोड़ा करके माल लेते जाओ, इकट्ठा करते जाओ। इतना भी इकट्ठा मत करो कि हैवी हो जाए, इतना रखो कि अपॉर्चुनिटी मिस ना हो अगर मान लो कभी भी रिवर्सल आता है तो। स्पीड से शेयर्स लेंगे कुणाल सर, 120 पॉइंट गए हैं निफ्टी के अभी एक झटके में। मैं ज़रा शेयर्स के साथ कर रहा हूँ शुरुआत, जल्दी जल्दी बताते जाइएगा आप स्टॉप लॉस टारगेट के साथ। पहला शेयर दिखाइए जुबिलेंट फूडवर्क, और ऊपर आएगा सर 600 जब तक नहीं तोड़ता तब तक कोई दिक्कत तो नहीं। 600 का एक अच्छा बेस बन सकता है इंट्राडे पे। अगर यहाँ से मार्केट थोड़ा सा नेक्स्ट हाफ एन आवर में अगर संभल जाता है और 600 के लेवल्स को होल्ड कर जाता है तो जुबिलेंट फूड में एक अच्छा कॉन्ट्रा बाइंग बन सकती है। बिकॉज अगर हम पैटर्न देखें तो वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट आया था, 3 डेज़ के बाद में एक माइल्ड रिवर्सल है, 600 के लेवल्स को होल्ड कर रहा है। तो 50% ऑफ द रैलीज को अगर स्टॉक होल्ड कर जाता है तो ये एक इंडिकेशन है कि बेस बन रहा है स्टॉक में। तो 600 का क्रिटिकल लेवल रहेगा, 609-10 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो अगर मैं ट्रेड इनिशिएट करूंगा तो अगले आधे घंटे में अगर 600 का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे करीबन 625 से 630 के बीच का टारगेट रेंज रख सकते हैं जुबिलेंट फूड पर। 30 का टारगेट डालो, 600 रुपये का एक स्टॉप लॉस डालो, जुबिलेंट फूडवर्क पे एक स्टैंप लगा दो, 600 का स्टॉप, 630 का टारगेट है। एक और शेयर है कुणाल सर, आपको चेक करना है AU बैंक। AU बैंक का टेक्निकल स्ट्रक्चर मत चेक करना, RSI डाइवर्जेंस चेक करना। आपको RSI डाइवर्जेंस से ज़्यादा अच्छी चीज़ दिखेगी। एक बार आप ज़रा चेक करो तो आपको खुद लगेगा हाँ आपने बात सही पकड़ी है ये। जी हाँ, आई थिंक मैंने इसका स्ट्रक्चर देखा था, फ्राइडे को भी मैंने इसका एक माइल्ड बाउंस बैक देखा था। बट अगर हम बात करें तो ट्रेंड अभी भी मेजरली नेगेटिव है। कंसर्न AU बैंक का है कि स्टॉक हालांकि बार बार एक डाउन ट्रेंड में भी बाउंस देता है, बट अपने प्रीवियस मेजर वीकली हाइस को स्टॉक क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि अगर 2 या 3 दिन का बाउंस बैक भी आता है बट वो एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है स्टॉक्स में फ्रेश शॉर्ट की। तो आइदर लॉन्ग ट्रेडर्स यहाँ से मेरे अनुमान से आई थिंक वेट करना चाहिए उनको।
अगर लॉन्ग ट्रेडर्स इनिशिएट करना चाहे तो 585 590 का ब्रेकआउट है, वो ब्रेकआउट कंफर्म हो, स्टॉक उसके ऊपर क्लोज हो, तभी जाके आई थिंक ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए अपसाइड पे। शिवांगी, जरा आप भी एक शेयर चेक करेंगे। क्रॉम्पटन के नाम से कंपनी है, शॉर्ट कवरिंग मार्केट के अंदर आई है, उसके अंदर उस शेयर टिपिकली एक बार जरा चेक करेंगे आप, क्रॉम्पटन के नाम से है। जी बिल्कुल डिम्पी, क्रॉम्पटन की अगर हम बात करें यहाँ पे तो एक आज हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग मूव जरूर है यहाँ पे, बट ओवरऑल इसका ब्रॉडर स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा डैम्पेंड है। पिछले 3 महीनों से इसमें लगातार सेलिंग देखने को मिली है और ये एक माइनर डेड कैट बाउंस मुझे नजर आ रहा है। एक पुल बैक मूव जो है ये सस्टेनेबल इन लेवल्स पे नहीं नजर आ रहा है, कंफर्मेशन नहीं मिल रही है, क्योंकि इसका जो एक पिछला लो था वो भी टूटते हुए दिखा है अग्रेसिवली। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा और वेट एंड वॉच करें। दोनों इंडाइसिस के अंदर नुकसान बढ़ा है, 140 पॉइंट की गिरावट के साथ अभी निफ्टी है और इंडिया विक्स नीचे आने का नाम नहीं ले रहा। 7% इंडिया विक्स ऊपर टंगा हुआ है। ये जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा, अगर इंडिया विक्स को नहीं गिराओगे, मार्केट के अंदर फियर कम नहीं होगा, तो ये एक जो उम्मीद हम कर रहे हैं ना रिकवरी की, मैंने रिवर्सल वर्ड इस्तेमाल ही नहीं किया, रिकवरी की जो उम्मीद कर रहे हैं, ये उम्मीद भी धीरे धीरे करके कम होगी। कुणाल सर, जरा 2-4 शेयर और आपसे हम समझना चाहते हैं, जरा देखिएगा आप। ये हिंडाल्को पे आज जो शॉर्ट कवरिंग का मूव देखने को मिल रहा है, इस पर कितना ट्रस्ट करें? थिंक इनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, बिकॉज जब ऐसे न्यूज़ के बाद में एल्यूमिनियम प्राइसेस जब इंक्रीज हुए थे, हमने देखा वीकेंड में एक अच्छा मूव आया था, तो उसके बाद होता है कि स्टॉक्स नेचुरली एक बाउंस देते हैं, बट अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर और ट्रेंड अगर डाउन साइड पे है तो जनरली ये बाउंस लास्ट नहीं होते हैं। तो इन्हें जनरली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक फॉलो थ्रू अप मूव का एक डे और अगर हमें दिखे, स्टॉक अगर आज के हाई को क्रॉस कर जाए आने वाले 1 से 2 दिनों में, तब जाके एक ट्रेंडिंग अप मूव बन सकता है स्टॉक्स में। तो मेरे अनुमान से आई थिंक वेट करना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स अगर कॉन्ट्रा बाय के लिए अपॉर्चुनिटी देखें तो आज की जो गैप है ओपनिंग हुई है हिंडाल्को में, अगर वो गैप क्लोजिंग के आसपास या गैप को क्लोज करने के आसपास अगर वो लेवल्स पे आ जाए जो करीबन 630 के आसपास है, तब मेरे अनुमान से एक कॉन्ट्रा बाइंग बन सकती है। बट फिलहाल मैं इसमें बाइंग की सलाह नहीं दूंगा। आप इसमें सलाह नहीं देंगे। खैर, इस बीच आपको थोड़ी देर बाद हम नासा के अंदर जो आज लॉस आया इनकी बुक्स के अंदर, पनिशमेंट इतनी ज़ोरदार है कि 20% का सर्किट लग गया और लगेगा ही। मार्केट का मूड ख़राब है, ऊपर से आप नंबर्स ख़राब लाओगे तो फिर पनिशमेंट नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगी? इसकी पूरी पड़ताल अभी थोड़ी देर में हम करेंगे, मेरे सहयोगी शरद जुड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये MGL और IGL के अंदर जो आज फॉल हुआ है काफ़ी सीवियर हो चुका है, 15% का। इनमें भी पॉलिसी बेस ही खबर है, जो सौमित ने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि दाम नहीं बढ़ा पा रहे, दिक्कत आ रही है इन सब में भी, IGL MGL। एक बार कुणाल सर, इन दोनों शेयर्स का कहीं बेस है तो आप ज़रा चेक कर लो। मैं कल परसों MGL के चार्ट दिख रहा था, ये तो फ्री फ्लो जैसा मामला लग रहा है। चार्ट्स बहुत ज़्यादा वीक हो गए। इनफैक्ट IGL का चार्ट अगर हम देखें फॉर एग्जांपल 345 350 के लेवल्स को तोड़ दिया है, जो कि लास्ट 3-4 इयर्स का मेजर सपोर्ट और मेजर बेस है IGL के लिए। और MGL गुजरात गैस में भी सेम चार्ट स्ट्रक्चर्स है। इनकी सबसे कंसर्निंग बात है कि हमने बहुत बार देखा है कि इन स्टॉक्स में पहले भी रैलीज आई थी, बट रैलीज के बाद एक मेजर फॉलो थ्रू अप मूव नहीं आता है। स्टॉक्स ब्रेकआउट के लेवल्स पे आके वहाँ से सडनली रिवर्स कर जाते हैं। तो जो स्टॉक अपने बुलिश पैटर्न्स को कंप्लीट ना करे, बेरिश पैटर्न्स को कंप्लीट कर जाता है और बार बार एक इंडिकेशन देता है कि मेजर सपोर्ट्स को तोड़े, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है वीकनेस का। चार्ट स्ट्रक्चर्स बहुत ही ज़्यादा डैम्पन हो गए हैं IGL MGL और गुजरात गैस के। तो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करूँगा कि अगर ट्रेडर्स अपने शॉर्ट ट्रेड्स जिन्होंने भी इनिशिएट किए हैं वो उसको कैरी ऑन करे 1 डे या 2 डे का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हाई का रख के, या फिर जो फ्रेश ट्रेडर्स अगर इनिशिएट करना चाहे लॉन्ग साइड तो मेरे अनुमान से इनिशिएट नहीं करना चाहिए करंट लेवल्स पर भी। देखिए, MGL के अंदर ये जो साल 2024 रहा ना, काफ़ी वॉलेटाइल रहा है। आप देखेंगे मैंने साल के चार्ट आपकी स्क्रीन पर जानबूझ के फायर करवाए, ये आपको बताने के लिए कि देखो जहाँ से हम चले ऑलमोस्ट वहाँ पहुँच रहे हैं। हमने 1000 की जर्नी से सीधा 2000 की जर्नी देखी। आप फर्स्ट हाफ पूरा देखिएगा, MGL का ही दिखाई, अभी IGL का नहीं है। आप देखेंगे वापस हम उसी लेवल पे पहुंच रहे हैं। MGL के अंदर भी 1100 पर आ चुका है भाव, 1023 पे हम चले। आप चार्ट देख लीजिए साल का, तो ये जो 7% का गेन है ये सिर्फ रह गया है। ये गेन ऑलमोस्ट 100% का था क्योंकि आप डबल हुए थे, ये सिर्फ 7% रह गया है। इसलिए देख के किसी को लगेगा ये तो ऐसा शेयर है जिसने साल में टूटा नहीं।
एग्जैक्टली इस साल में 100% ज़्यादा टूट चुका, 100% टूट चुका है ये, क्योंकि इसका हाई आप देखोगे 1965 के आसपास का लगा हुआ है, अभी भाव आपको 1100 दिखेगा। अब आप IGL भी दिखाओ, आपको स्क्रीन से नहीं लगेगा क्योंकि वो तो नेट का नंबर है ना, बढ़े इतने थे 2024 के अंदर, वो आपको नेट में नहीं दिखेगा कि बहुत ज़्यादा टूटे हैं। लेकिन ये 330 वाला शेयर वापस 330 आ गया और ये भी 550-600 होकर आया हुआ शेयर है। तो अगर आप इनके हाई से कंपैरिजन करोगे तो बहुत टूट गए हैं ये। अगर आप इनकी जर्नी से कंपैरिजन करो जहाँ से चले हैं तो हम वहीं वापस पहुँच ले, इसलिए नेट में बहुत ज़्यादा फॉल नहीं दिखेगा। शरद को मैं अपने साथ जोड़ लेता हूँ। होनासा के अंदर जो गिरावट आई है उसके पीछे की वजह क्या है, क्या नंबर्स है, कुछ और भी है, एक बार उनसे समझ लेते हैं, फिर इसके जरा चार्ट चेक भी करवा लेंगे। शिवांगी, आप जब तक होनासा के एक बार चार्ट देख लेना, जब तक शरद हमको बता देंगे। शरद जी बताइए होनासा की आज पिटने का कारण। जी बिल्कुल, होनासा कंज्यूमर के Q2 नंबर्स जो हैं वो बहुत वीक सेट ऑफ नंबर्स ज़रूर आए हैं, लेकिन मैं बताऊंगा आपको भाव के बारे में। इसका जो IPO प्राइस था 324 रुपये का था और लिस्टिंग जो था 330 पे था। अब जो है आंकड़े देखें तो आज के गिरावट के बाद जो है ये सारे नंबर्स जो है आप रिवर्स हो गए। आप कहेंगे कि 300 के नीचे आ गया भाव। और याद रखिए कि IPO के समय जो था एनालिस्ट कह रहे थे कि इन्वेंट्री एडजस्टमेंट्स बहुत हो रही थी, उसके कारण जो है फाइनेंशियल्स में एक अच्छी मूव देखने मिल रही थी IPO में। उसके बाद से जो है सेलिंग देखने मिल रहा है और ये लगातार जो है गिरावट कंपनी में देखने मिली है। और कंपनी ने कहा भी कि 1 साल के ही लिस्टिंग में बिजनेस मॉडल वो बदल रहे हैं। और Q2 कॉन कॉल के हाइलाइट्स की बात करें तो वहाँ पे इन्वेंट्री करेक्शन देखने मिला। और इसके अलावा जो है उन्होंने कहा कि एक नई डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल और अप्रोच पे वो फोकस करने वाले हैं और प्रोजेक्ट नीव करके जो एक मॉडल रहेगा वो FY24 के जो 4th क्वार्टर है उसमें वो लॉन्च करने वाले हैं और वो एग्जीक्यूशन भी आया है। ये जो मॉडल है ट्रांजिशन करने वाली है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल से टॉप 50 सिटीज़ में, और सुपर स्टॉकिस्ट की जो डिपेंडेंसी है उसको वो कम करने वाले हैं। और ऑफ कोर्स इन्वेंट्री करेक्शन के कारण जो है सब डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी जो है ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और इस बार क्वार्टर में देखें तो 60 करोड़ का इन्वेंट्री इम्पैक्ट भी देखने मिला है और प्रोविजनिंग भी बढ़ गई है। और ये जो है मैनेजमेंट ने कहा है कि लगभग 4 से लेकर 5 की एरियाज़ में जो है वो सोचेंगे भी, लेकिन बाज़ार को ये अच्छा नहीं लगा। जो ब्रोकरेजेस बताए, गोल्डमैन सैक्स ने बड़ा डाउनग्रेड भी कर दिया, न्यूट्रल पे 22 से था और टारगेट प्राइस घटा दिया 570 से 375 तक। ये एक सिग्निफिकेंट प्राइस रिडक्शन है। और उन्होंने कहा कि जो Q2 रेवेन्यू का तो रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ ही है, लेकिन जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी था उनके कोर बिजनेस का वो अब चेंज हो गया है। तब किस तरह स्टेबलाइज होता है इस पे जो है बाज़ार की पूरी नज़र रहेगी, बट अभी जो है बाज़ार इस चीज़ को रिवॉर्ड नहीं कर रहा है। और कंपनी की जो है स्ट्रैटेजिक लेवल पे अगर चेंजेस इतनी ज़्यादा हो रही है तो क्लैरिटी बाज़ार को नहीं देखने मिल रहा, इसलिए हम देख रहे हैं आज स्टॉक में मुझे भारी गिरावट देखने मिली है। ठीक है, तो ये एक हो गया होनासा के बारे में पूरी जानकारी कि क्यों टूटा, 20% नीचे क्यों आया, उसकी वजह। चार्ट एक बार ज़रा चेक करवा लेते हैं। किरण सर आप देखिए ज़रा इसके चार्ट होनासा के। तो होनासा का अगर हम चार्ट देखें तो IPO के बाद हमने देखा था कि एक स्टेडली रैली आई। अब रैली के बाद हमने देखा वापस इसमें एक टाइम करेक्शन या तो प्राइस करेक्शंस देख सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 360 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 360 से लास्ट टाइम भी हमने रैली देखी थी कि ऊपर में 530 तक रैली आई। अब डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो एक स्टीप फॉलिंग चैनल के अंदर ये काउंटर ट्रेड कर रहा है, लेकिन अपने जो प्रीवियस सपोर्ट था उसको भी ब्रेक करके अभी काउंटर कहीं ना कहीं 300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल काफी वीक चार्ट हो चुका है। अगर आप इसका वीकली या मंथली चार्ट देखोगे तो एक बड़ा सा गैप डाउन यहाँ पे दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से जिनके पास है उनको कहीं ना कहीं 250 या 260 के स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। जब तक ये काउंटर ऊपर में रिकवर होके एटलीस्ट 360 के ऊपर नहीं आता तब तक मैं बॉटम फिशिंग करने के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच कर कहूंगा। तो जिनके पास है वो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ 250 के साथ बने रहे। ओवरऑल पहला हमारा जो रिवर्सल लेवल रहेगा वो 360 रहेगा। जब तक 360 के ऊपर नहीं जाएगा कोई भी फ्रेश खरीदारी की यहाँ सलाह नहीं रहेगी। ठीक है, 360 के लेवल्स का इंतजार करना है। एब्सोल्युटली वेट एंड वॉच की राय इस वक्त मिलती है। होनासा कंज्यूमर इम्पैक्ट है नेगेटिव जो कि नजर आ रहा है, ब्रोकरेजेस के भी नेगेटिव रेडार पर स्टॉक आता हुआ। सारी की सारी रिसर्च आपके सामने। 23,400 के नीचे फिसलता हुआ निफ्टी महज आधा घंटा हुआ है बाजार खुलते हुए, और हमने जैसे आपको बताया भी था लगातार ये संकेत देता है कि इनफैक्ट बाजार जो है शुरुआत में बढ़ने की कोशिश और सिर्फ कुछ मिनटों की कोशिश और उसके ठीक बाद गिरावट जो है हावी हो जाती है, क्योंकि रिटेल पार्टिसिपेंट्स
फंड्स भी जो हैं वो बस निकलना चाह रहे हैं इस वक्त। सेंटिमेंट्स जो हैं थोड़े से डाइसी और ख़राब होते हुए नजर आ रहे हैं। 23,432 के इर्द गिर्द इस वक्त 100 अंकों की बिकवाली। निफ्टी में आप देखेंगे 200 अंकों के ऊपरी स्तरों से अगर देखेंगे गिरावट नजर आ चुकी है। सेंसेक्स में 550 अंकों की बिकवाली। मिड कैप जो कि शुरुआत में बाजार को संभालने का काम कर रहे थे वहां से भी अब गिरावट है। मिड कैप इंडेक्स को अगर देखेंगे वहां पर भी ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का डाउन ट्रेंड और इंडिया विक्स में लगातार 7% के ऊपर के ट्रेंड। तो कंसर्न्स जो हैं वो बरकरार है। बाजार की नए हफ्ते की शुरुआत जरूर हुई है। इन बैंक निफ्टी में भी देखिए 12 में से 8 शेयरों में गिरावट जो है वो हावी होती हुई नजर आ रही है। कुणाल, गुड टू सी यू बैक इन द स्टूडियो। मार्केट में गिरावट तो नजर आ रही है, बिकवाली का दबाव भी इस वक्त, सेंटिमेंट्स गड़बड़ाए हुए हैं, लेकिन इफ आई गिव यू अ प्लेन कैनवास, डू यू थिंक कि ये वो समय है जबकि एक्यूमुलेशन की शुरुआत की जा सकती है? ऑफकोर्स यहाँ से गिरावट कितनी आएगी ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन आईटी, ऑटोमोबाइल, कंजम्पशन, डिफेंस, क्या ये सारे के सारे स्पेसेस जिस पर नजर रखनी चाहिए, सही वक्त आने पर एंट्री पॉइंट्स ढूंढने चाहिए? तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मानसी, और धन्यवाद शुभ इनवाइट करने के लिए। मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में जाता है तब एक न्यू ओरिएंटेशंस और न्यू स्ट्रक्चर्स बनते हैं मार्केट्स में। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो हम वीकर स्टॉक्स की बात करें, वीकर सेक्टर्स की बात करें तो डेफिनेटली ऑटो, एफएमसीजी, कंज्यूमर साइड, ये जो स्टॉक्स है ये सबसे ज़्यादा बीटन डाउन है। बट जब भी मार्केट में रिवाइवल आता है तो जो वीकेस्ट सेक्टर्स होते हैं ये जनरली फर्स्ट रिवाइव नहीं करते हैं, ये लास्ट फेज होते हैं जब ये स्टॉक्स और ये सेक्टर्स रिवाइव करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना, बिकॉज जब भी मार्केट में बाउंस बैक आता है या फिर एक नई रैली या नए ट्रेंड की शुरुआत होती है तो नए लीडर्स इमर्ज होके आते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे पोटेंशियली बैंकिंग स्टॉक्स एक अच्छा बेस बन सकता है, एक अच्छा सेक्टर बन सकता है जहाँ से पोटेंशियल रिवाइवल आ सकता है, स्पेसिफिकली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। बिकॉज हमने देखा है कि एक्सेप्ट फॉर लास्ट 1 वीक, अगर हम लास्ट 3 वीक्स 4 वीक्स की बात करें तो काफ़ी हद तक एक रेजिलियंस था बैंकिंग स्टॉक्स में। तो मेरे ऐसा मानना है कि पोटेंशियली ये एक सेक्टर हो सकता है जहाँ पे अच्छा रिवाइवल बन सकता है। तो यहाँ पे पैटर्न्स और शिफ्टिंग नेचर रखना पड़ेगा सेक्टर रोटेशन वाइज, जो मेरा अनुमान है। बिकॉज अगर हम स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स की बात करें, स्ट्रॉन्गर सेक्टर्स की बात करें तो एक और पोटेंशियल स्पेस बन सकता है, वो है फार्मा। बिकॉज फार्मा स्टॉक्स रेजिलिएंट रहे इस पूरे फॉल में भी। हमने देखा है कि फार्मा स्टॉक्स अपने 200 डे मूविंग एवरेजेस, काफ़ी लार्ज कैप नेम्स अपने 50 डे मूविंग एवरेजेस को होल्ड कर चुके हैं। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन बन सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि स्ट्रैटेजी को थोड़ी सी रीओरिएंट करनी पड़ेगी अगर ट्रेडर्स को पोजीशन करना है नेक्स्ट रैली या रिवाइवल के लिए। एब्सोल्युटली। सो बाजार में डाउनफॉल के सिनेरियोज में भी बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी जो कि बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स हैं और साथ ही डिफेंसिव स्पेस जो कि फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक हैं, इस पर लगातार एक्सपर्ट्स की नज़र है और यहाँ पर आप चुनिंदा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के बारे में ज़रूर सोच सकते हैं। किरण, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। HAL वर्सेस BEL ये लगातार एक कह सकते हैं कि दलील रही है कि डिफेंस प्लेयर्स में भी अक्रॉस अगर देखें मार्केट क्रैश में अगर डिफेंस में कहीं प्ले आउट करना है, क्या आप इस स्पेस पर नज़र रखते हैं? क्या ये आपके फोकस रेडार पर है, और अगर हाँ तो फिर HAL वर्सेस BEL में आप किसे चुनेंगे? सो HAL और BEL दोनों के बीच में अगर कोई सिलेक्शन करना है तो BEL की तरफ जाएगा। रीजन बीइंग BEL इस जो ओवरऑल मार्केट करेक्शन है, इस करेक्शंस के अंदर कहीं ना कहीं अपनी 200 डेज मूविंग एवरेज को टच भी नहीं किया है, और वहां पे अगर आप HAL देखोगे तो अपनी 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। सो कहीं ना कहीं ये इनर स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि BEL इज क्वाइट स्ट्रेंथन देन द HAL। सो ये एक प्राइमा फेसी हमारा ऑब्जर्वेशन है जिसकी वजह से हम BEL सिलेक्ट करें। दूसरी बार अगर हम देखें तो BEL में रिसेंटली एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना था जिसके बाद हमने देखा कि 300 तक की एक रैली भी BEL में ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अब वापस उसी ब्रेकआउट लेवल के आसपास स्टॉक सस्टेन हो रहा है। तो 280 से लेके 270 इसका एक एक्यूमुलेशन जोन है। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो हमें रखना है वो 260 के नीचे का रखना है। जब तक 260 के नीचे स्टॉक नहीं जाता है तब तक देयर आर वेरी गुड हाई चांसेस कि हम ऊपर में कहीं ना कहीं वापस यहाँ 310 से 320 के लेवल देख सकते हैं। तो डेफिनेटली BEL वुड बी द प्रेफर्ड चॉइस ओवर HAL। काज करना चाहिए इस मार्केट में, और जो लेवल्स हमारे एक्सपर्ट्स लगातार आपको बता रहे हैं इस पर ज़रूर नज़र रहनी चाहिए। हर्षा उपाध्याय हमारे साथ 10:10 पर मार्केट के महारथी में जुड़ेंगे और बाजार के आउटलुक पर, फंडामेंटल ओवरऑल उनका नज़रिया क्या, कौन से स्पेस थीम्स उन्हें पसंद आ रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन नरेश हैं हमारे साथ। नरेश, ओके, नरेश नहीं है, कुणाल, BSE लिमिटेड प्लेटफॉर्म कैटेगरी की स्पेस की अगर बात करें, लगातार अगेन चर्चा का विषय बना हुआ BSE लिमिटेड, अच्छी खासी मजबूती भी हमने देखी है और ये मजबूती आज भी कायम है। करीब 2% की तेज़ी के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। आई थिंक काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। इनफैक्ट लास्ट 6 वीक्स 5 वीक्स के सेलिंग में
ये एक ऐसा स्टॉक है जो अपने ही स्पेस में चलता हुआ नज़र आ रहा है, बिकॉज इस स्टॉक ने अपने प्रीवियस लोज को ब्रेक नहीं किया, शॉर्ट टर्म लोज को भी ब्रेक नहीं किया है। 4,400 4,500 का एक प्रीवियस मेजर सपोर्ट था। इस लेग ऑफ करेक्शन में जो लास्ट वीक में थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि शायद वो स्टॉक अपने प्रीवियस लोज को ब्रेक करेगा या उसके आसपास आएगा, बट आज की बाउंस बैक के बाद ऐसा लग रहा है कि स्टॉक एक हायर बेस बना रहा है। तो मेरे अनुमान से आई थिंक शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स यहाँ से ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रह सकते हैं या इनमें बाइंग की जा सकती है, एक्यूमुलेशन भी की जा सकती है करंट लेवल्स पे। और जैसे ही मार्केट स्टेबल हो जाएगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये स्टॉक अपने नए हाई को या फिर पुराने जो प्रीवियस हाई से इसके लेवल्स को क्रॉस कर जाएगा। तो 5,000 के आसपास का लेवल्स है BSE पर। 5,000 के ऊपर के लेवल्स भी नजर आते हैं। किरण, ऑटो एंसिलरी पर क्या नजर होनी चाहिए? हीरो मोटोकॉर्प ऑफकोर्स दमदार नतीजे पॉजिटिव सेट के चलते फोकस में है। बजाज ऑटो में भी आज हम एक्शन देख रहे हैं, लेकिन ऑटो बिक्री के आंकड़े भी हमें याद है जो कि रिसेंटली आते हुए दिखे थे। ऑटो एंसिलरी स्पेस पर नजर रखनी चाहिए? डेफिनेटली मेरे हिसाब से रखनी चाहिए। जिस तरह से ऑटो सेक्टर में एक हमने सेक्युलर बुल रन देखा है, उस केस में ऑटो एंसिलरीज में काफी लेट मूव आया था। सो ऑटो एंसिलरीज के अंदर दो डिवीजन है, एक टायर स्टॉक भी आप देख सकते हो और दूसरी तरफ क्रैंकशाफ्ट स्टॉक भी आप देख सकते हो। सो कहीं ना कहीं प्रीकेम हमें काफी अच्छा लग रहा है एट करंट मार्केट प्राइस, या कोई भी गिरावट आती है 280 तक तो प्रीकेम के ऊपर आप ध्यान रख सकते हो। अभी 294 के आसपास ट्रेड कर रहा है काउंटर। पिछले 6-7 दिनों से अच्छी खासी गिरावट हमने 340-330 के स्तर से देखी हुई है। सो ऑलरेडी 10% काइंड ऑफ करेक्शन हम देख चुके हैं। एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, काउंटर 20 डेज मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी गिरावट आती है 285-284 तक तो हमें लॉन्ग करना चाहिए। 270 के नीचे का आप स्टॉप लॉस रखिए, और जिस तरह का ओवरऑल चार्ट पैटर्न है कहीं ना कहीं वापस हम ऊपर में 330 तक की जर्नी प्रीकेम के अंदर देख सकते हैं। तो प्रीकेम वुड बी द प्रेफर्ड चॉइस ओवर ऑटो एंसिलरीज। तो निफ्टी ऑटो पर ये नजरिया। पर आज देखिए जो एफएनओ के टॉप लूजर्स हैं उनमें क्लियरली आईजीएल और एमजीएल जैसे स्टॉक सब 13 और 18% की गिरावट दिखा रहे हैं, और गुजरात गैस भी 6% की कमजोरी दिखा रहा है। पर एक इंटरेस्टिंग नाम मैं इसमें हाईलाइट करना चाहूँगी, जहाँ पर आईजीएल के अगर आप प्रमोटर्स देखें तो वहाँ पर भी 2 लिस्टेड कंपनीज आती हैं, जिसमें आईजीएल के प्रमोटर्स की लिस्ट अगर आप देखें तो 22.5% की होल्डिंग जो है वो गेल की है, और बीपीसीएल की भी 22% की होल्डिंग है आईजीएल में। एक बार ये दोनों पे ही चार्ट चेक लेना चाहेंगे, हालांकि एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट इन पे ज़रूर आ सकता है, और आज के सत्र में भी ये दोनों ही काउंटर्स जो हैं कमज़ोर हैं। पर कुणाल, आईजीएल और एमजीएल दोनों ही थोड़े से वीक दिख रहे हैं चार्ट्स पे, पर क्या यहाँ पर भी वीकनेस और गहरा सकती है? तो पॉसिबल है कि वीकनेस गिरा सकती है, बिकॉज अब क्या हो रहा है कि इनके जो चार्ट स्ट्रक्चर्स थे जो पहले डेली चार्ट्स में या फिर वीकली चार्ट्स में वीकनेस दिखा रहे थे, वो अब कन्वर्ट हो गए मंथली और ईयरली चार्ट्स में। जैसे कि मैं पहले बता रहा था कि आईजीएल अपने लास्ट 4 इयर्स के लो को तोड़ रहा है, जो करीबन 350 के आसपास का एक मेजर बेस था स्टॉक में। एमजीएल ने लास्ट 12 मंथ्स के रैलीज को पूरे रिवर्स कर दिया है, तो करीबन 1800-1900 के आसपास स्टॉक ने हाई मारा था, वहाँ से हम देख रहे हैं कि स्टॉक 1100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये जो चार्ट स्ट्रक्चर से जब इतनी शार्पली वी शेप रिवर्सल आता है स्टॉक्स में, तो उन स्टॉक्स को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है रिकवरी और रैली करने के लिए। हालांकि इनके नेचर भले ही हाई बीटा हो, बट मेरा ऐसा मानना है कि जब इतनी बड़ी सेलिंग आ जाती है, जब इनके चार्ट स्ट्रक्चर्स शॉर्ट टर्म से कन्वर्ट होकर मेजर लॉन्ग टर्म में वीकनेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इन स्टॉक्स को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है रिकवरी होने के लिए। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स या तो फिर लॉन्ग ट्रेडर्स यहाँ पे अवॉइड करें स्टॉक्स को, और अगर कोई हाई रिस्क ट्रेडर है जो यहाँ से अगर और शॉर्ट करना चाहे तो शायद एक ट्रेड बन सकता है, बट वो भी एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के आसपास। ठीक है, तो गेल और साथ ही बीपीसीएल ये दोनों ही वीकली पैटर्न से आप इनको ऑब्जर्व करिए। ये सलाह जो है दोनों ही काउंटर्स पे आती हुई, पर आज जो वीकनेस हावी है उसमें आईटी स्पेस लीड ज़रूर कर रहा है, जहां पर अब विप्रो जो है निफ्टी का टॉप लूजर बनता हुआ दिखा है। साथ ही टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक सभी दिग्गज नाम जो है निफ्टी के लूजिंग साइड में आते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे 2.5 से 3% की गिरावट है। कुणाल, इनमें से कोई कमज़ोर कड़ी जो कि आप हाईलाइट करना चाहेंगे? क्योंकि हम देख रहे थे कि पिछले हफ्ते थोड़ा बहुत सपोर्ट जो था वो आईटी पैक से जरूर था, पर जो मोमेंटम फिजल आउट हुआ है, कैसे देख रहे हैं आप इस वीकनेस को? क्या वीकनेस और गहराएगी या फिर निचले स्तरों पे खरीदारी के मौके ढूंढे? जी, आई थिंक आईटी का वीकनेस आज थोड़ा सा ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है, बिकॉज जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स है, जैसे कि इन्फोसिस में अच्छा बाउंस आया था लास्ट वीक,
विप्रो ऑलमोस्ट 575 के आसपास ब्रेकआउट के लेवल्स पे था। तो ये जो 2 या 3 लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स में है, इनमें रिवर्सल जो आया है ये शायद कंसर्निंग हो सकता है निफ्टी आईटी इंडेक्स के लिए, बिकॉज जनरली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब भी मार्केट बेस बना के और अगर एक सेक्टर रिवाइवल होता है तो वहाँ पे लार्ज कैप स्टॉक्स फर्स्ट रिवाइव करते हैं, उसके बाद मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स की बारी आती है। तो ये शायद एक डेंटिंग फैक्टर हो सकता है निफ्टी आईटी इंडेक्स के लिए। हालांकि हम वेट करेंगे सेकेंड हाफ का। अगर हम देख रहे हैं कि अगर सेलिंग इंटेंसिफाई हो जाती है या तो फिर ये लेवल्स को होल्ड करे स्टॉक थ्रू आउट द डे, तो वीकनेस परसिस्ट हो सकती है आईटी स्टॉक्स में। ठीक है, तो कुछ एक लेवल्स हैं जो कि आपको हाईलाइट करने हैं और आज का डे लो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये सभी आईटी कंपनीज़ के लिए। पर इस बीच अगर हम देखें तो बैंकिंग स्पेस में जो कि लीडर है एचडीएफसी बैंक, वो सपोर्ट करता हुआ ज़रूर दिख रहा है, जहां पर शुरुआत जो है हल्के पॉजिटिव के टिक्स के साथ हुई थी, पर अब देखिए एचडीएफसी बैंक में लगभग 1.5% की तेज़ी है। किरण, मैं आपसे समझना चाहूँगी कैसे देख रहे हैं आप एचडीएफसी बैंक का ये मूव? क्या यहाँ से और भी तेज़ी बढ़ सकती है? क्योंकि अगर एचडीएफसी बैंक बढ़ा तो लाजमी है कि निफ्टी बैंक को भी सपोर्ट मिलेगा। यस डेफिनेटली, अगर एचडीएफसी बैंक की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जिस तरह का चार्ट पैटर्न है, आप वीकली चार्ट या मंथली चार्ट देखोगे तो काफी बड़े कंसोलिडेशन पैटर्न से ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। नो डाउट 1700 के ऊपर ये तीसरा अटेम्प्ट है। आगे हमने देखा था कि 1700 के नीचे जब स्टॉक 1700 के ऊपर जाता था टिक नहीं पाता था, उसके बाद तुरंत नीचे आ जाता था, लेकिन अब की बार ये 1700 के नीचे आया है तो हायर लोज बना रहा है, तो एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल रही है। एंड बिकॉज ऑफ एचडीएफसी बैंक ओनली वी आर वेरी मच पॉजिटिव ऑन बैंक निफ्टी, जो हमने प्रीवियसली भी बात की थी। सो देयर आर हाई चांसेस कि 1700 के ऊपर अगर एचडीएफसी बैंक टिक जाता है, सो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में हम 1750 1770 जो उसका इनिशियल रेजिस्टेंस लेवल है, और जैसे वो लेवल क्रॉस होता है एक यहाँ से बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी टाइम वाइज करेक्शंस काफी देख लिया है। सो देयर आर हाई चांसेस कि यहाँ पे एक लो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ट्रेड हमें मिल सकता है एचडीएफसी बैंक में। सो करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग कर सकते हैं। 1680 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, ऊपर में 1780 1800 तक के टारगेट हम देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एचडीएफसी बैंक यहाँ से और भी तेज़ी दिखा सकता है और जो लेवल्स किरण जी ने हाईलाइट किए उनको ध्यान में ज़रूर रखिएगा।